So hello everyone, this is Dr. विशाल जौहरी और right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS। और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना पूरा ब्लड सप्लाई। साथ में आज आपको एक और बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है, शॉर्ट नोट में भी, और अब तो देखो क्लिनिकल केस आते हैं उसमें भी। देन फिर अपन जानेंगे अपने मेन डायग्राम, जैसे कि अपना पूरा स्कैपुला के अराउंड में एनास्टोमोसिस का डायग्राम बनाने को आ जाता है ना, अपने प्लामर आर्चिस का डायग्राम बनाना आ जाता है। और अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ये अपन आज इतने टॉपिक देखने वाले हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और बेसिक से रिवाइज कराता हूं कि अपने हार्ट से एक्सिलरी आर्टरी निकलती है तो निकलती कैसे है। तो भैया बीच में अपना इस प्रकार से होता है धक धक। जैसे कोई सुंदर लड़की देखे, कुछ लोगों का दिल धक धक करता है, जिनका करता है बोलना जौहर सर तेरी बात कर रहे थे, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, याद दिला देना। तो अपना हार्ट है भैया। हार्ट क्या है? हार्ट अपना एक मसल है, अपना एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है। अपने हार्ट से फिर सबसे पहले एक आर्टरी निकलती है, उसे बोलते हैं अयोटा। ये असेंडिंग अयोटा होती है जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। फिर ये असेंडिंग अयोटा इस प्रकार से आर्च बना लेता है, तो इसे अपन बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अब आर्च ऑफ अयोटा की बेटा होती है 3 ब्रांचेस। राइट साइड में राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर अपनी एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है ना, ये भी ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ऊपर जाती है राइट कॉमन कैरोटिड में, और साइड में अपनी बनती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। अब मैं आपको इसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में दिखाऊंगा ना, तो आपको बड़े आसानी से रिवाइज हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं फ्लोचार्ट बेस्ड स्टडी। मैं आपको सारी चीज फ्लोचार्ट से पढ़ाता हूं ताकि आपको इजीली रिवाइज हो जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ। ये अपना पूरा आर्च ऑफ अयोटा है बेटा। आर्च ऑफ अयोटा से निकली 3 ब्रांच। ये निकली इसकी पहली ब्रांच को क्या बोलते हैं? राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। फिर राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी अपनी एक और ब्रांच देती है राइट कॉमन कैरोटिड में, और वही राइट साइड में अपनी बनती है इस तरीके से राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इस प्रकार से बनती है। फिर ये सबक्लेवियन आर्टरी ना एक्सिला में आके बनती है अपनी इस प्रकार से एक्सिलरी आर्टरी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर देखो लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब देखो लेफ्ट साइड में ना इस तरीके से ब्रेकियोसेफेलिक करके कंसेप्ट नहीं होता। लेफ्ट साइड से डायरेक्टली अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है कुछ इस प्रकार से। अब आप बोलेंगे सर 3D में दिखा दीजिए, तो बेटा ये 3D में भी दिखा देता हूं, डरने की क्या बात है। ये आप देखो 3D में भी पूरा हार्ट है, और हार्ट से 3D में भी दिख रहा होगा, जैसे राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब क्या होता है, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना, वही एक्सिला में आके बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। और ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक 2 ब्रांच देगी ऊपर की तरफ राइट कॉमन कैरोटिड में, फिर बनेगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और यही सबक्लेवियन आर्टरी ना आगे जाके अपनी क्या बनती है? आगे जाके अपनी बनती है एक्सिलरी आर्टरी। देन अब अपन पढ़ते हैं एक्सिलरी आर्टरी को। तो मैं आपको पूरा एक्सिलरी आर्टरी पहले 2D में पढ़ाता हूं, 3D में भी दिखा दूंगा। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आप 30 दिन में पूरे एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों की एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है, उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, सोशल रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स एनाटॉमी 30 डे उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये सैंपल वीडियो है। पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अपना इस प्रकार से क्या प्रेजेंट है बेटा? अपनी प्रेजेंट है पहली रिप, ठीक है, ये अपनी पहली रिप प्रेजेंट है, दिस इज फर्स्ट रिप। अब आप देखो फर्स्ट रिप से क्या होता है, अपने ऊपर से ऐसी निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी। निकल रही है बेटा, ये ऐसी ऊपर से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी। मैं ऐसा करता हूं, आपके लिए पिंक कलर लेता हूं तो आपको दिखेगा। देखो ये सबक्लेवियन आर्टरी निकली। अब क्या होता है ना, जैसे ही फर्स्ट रिप को ये सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस करती है, ये जो है ना, ये फर्स्ट रिप का लेटरल साइड है। तो जैसे ही फर्स्ट रिप के लेटरल साइड को सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस करती है, इसी सबक्लेवियन आर्टरी को अपन बोलने लगते हैं फिर एक्सिलरी आर्टरी। ये पूरी मैंने आपके लिए इस तरीके से ड्रॉ करी है एक्सिलरी आर्टरी। दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। फिर एक नीचे की तरफ एक मसल प्रेजेंट होती है, इस मसल को अपन बोल देते हैं टेरिस मेजर मसल। ये टेरिस मेजर मसल की ये जो अपर बॉर्डर है ना,
वहां तक अपन बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी का कोर्स। तो एक्सिलरी आर्टरी का ओरिजिन कैसे हुआ बेटा? कम ऑन एवरीबॉडी बताओ मुझे। जो अपना फर्स्ट रिब है ना, फर्स्ट रिब की आउटर बॉर्डर से एक्सिलरी आर्टरी बनी, नीचे गई कहां तक गई? अपना टेरिस मेजर मसल तक ये जाती है। फिर टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करके इसी एक्सिलरी आर्टरी को अपन बोल लगते हैं ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि हाथ में चली जाती है ये। अब मैं इसको आपको 3D में दिखाता हूं। यहाँ पे आप 3D में देखिए, तो 3D में आपको सबसे पहले ये क्या है? अपने चेस्ट की जो सबसे बड़ी मसल होती है ना, उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो जैसे पेक्टोरालिस मेजर मसल को बेटा मैं तुम लोगों के लिए करूंगा हाइड, आपको अंदर दिखाई देगी फिर एक्सिलरी आर्टरी। देखो पेक्टोरालिस मेजर मसल के अंदर यहाँ पे एक और मसल होती है, ये छोटी है साइज में, इसलिए बोलते हैं माइनर। चेस्ट के सामने इसलिए बोलते हैं पेक्टोरालिस। तो ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है। अब यहाँ पे मैं आपको ना डेल्टॉइड मसल और ये वाली जो मसल है ट्रेपेजियम, इसको भी हटाता हूं, तो अब आपको दिखाई देने लगेगी एक्सिलरी आर्टरी। ये देखो आप, ये दिखाई दे रही है, दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। मैं आपको और जूम करता हूं, यहाँ पे एक और मसल है सबक्लेवियन मसल, वो भी हाइड करता हूं, तो ये आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या है बेटा? ये अपना है फर्स्ट रिब। ये फर्स्ट रिब है, ठीक है। तो फर्स्ट रिब से अपनी ये देखो ये स्टार्ट हो जाती है एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी कहां तक जाती है? एक्सिलरी आर्टरी कहां तक जाती है? व्हाट इज दिस? दिस इज टेरिस मेजर मसल। दिख रहा है आपको 3D में? ये टेरिस मेजर मसल है। तो अपनी एक्सिलरी आर्टरी का कोर्स कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको 3D में दिखाया, ये पहली रिब है, पहली रिब से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? ये टेरिस मेजर मसल जो है यहां तक जाती है, दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ना बेटा, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सर क्या बात बोल दी सर आपने? जी हाँ, अभी दिखाता हूं। तो ये मसल कौन सी है बताओ? व्हाट इज दिस? ये मसल है पेक्टोरालिस माइनर मसल। अभी पेक्टोरालिस माइनर मसल क्या करती है? अपना ये जो एक्सिलरी आर्टरी है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी पहले रिब से आई इस प्रकार से, तो ये एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट हो गया जो स्टार्टिंग में आता है। फिर ये एक्सिलरी आर्टरी क्या करती है? अपनी टेरिस माइनर मसल के अंदर से, मतलब नीचे से पास करती है, और फिर ये एक्सिलरी आर्टरी से बाहर की तरफ आती है कुछ इस प्रकार से। तो अपने एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो पेक्टोरालिस मेजर मसल के आगे है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट वो होता है जो इस टेरिस माइनर मसल के पीछे होता है, पोस्टीरियर में, ये सेकंड पार्ट है। और तीसरा पार्ट अपनी एक्सिलरी आर्टरी का वो होता है जो पेक्टोरालिस जो माइनर मसल है उसके बाहर की तरफ निकलता है कुछ इस प्रकार से। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको एक्सिलरी आर्टरी दिखाई है। मैं आपको और जूम करता हूं, ये आप देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी का मैंने आपको पूरा कोर्स बता दिया। ये पहली एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो होता है ना वो पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे होता है, और ये एक्सिलरी आर्टरी का है तीसरा पार्ट। कुछ इस प्रकार से एक्सिलरी आर्टरी अपनी होती है। अब अपन मेन बात करते हैं इसकी ब्रांचेस पे कि यार सर कितनी ब्रांच होती है। तो आपको ना ऐसे याद करना है, एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट हो गए और इसके तीनों पार्ट से अपनी ब्रांचेस निकलती है। तो पहले ये अपना एक्सिलरी आर्टरी है, मैं आपको येलो से बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट है। अब याद रखना पहले से पहला ब्रांच, एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट से मात्र एक ही ब्रांच निकलती है, एक ही आर्टरी निकलती है। उस आर्टरी को अपन क्या बोलते हैं? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। याद रखना इसका नाम क्या है? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। नाम याद कैसे करूंगा? जिंगल दे दूंगा, डरो मत। आपको तो याद करना है ब्रांचेस। एक्सिलरी मैडम डायरेक्ट बारे में पूछ लेती हैं कि एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट बताओ, सारे ब्रांचेस बताओ। तो पहले पार्ट का पहली ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना एक्सिलरी आर्टरी का, इससे निकलती है 2 आर्टरीज। एक आर्टरी ऐसी निकलेगी, उसे अपन बोल देते हैं थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, इसका नाम है थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। और दूसरी आर्टरी भी इस तरीके से पेक्टोरालिस माइनर मसल के ही साइड से निकलती है। दूसरी आर्टरी का नाम अपना होता है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये जो अपना एक्सिलरी आर्टरी है उसके सेकंड पार्ट की भी 2 आर्टरी होती है, एक थोरेको एक्रोमियन आर्टरी और एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी। फिर अपन आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ये तीसरा पार्ट है अपनी एक्सिलरी आर्टरी का। तीसरे पार्ट से 3 ब्रांच निकलती है, पहले से पहली, दूसरे से 2 ब्रांच, तीसरे पार्ट से 3 ब्रांच निकलती हैं। अब ये इस प्रकार से 2 ब्रांच होती है। इंटीरियर में इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये वाली जो है, और एक पोस्टीरियर में निकलती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एक इस तरफ से निकलती है लंबी सी, उसको अपन बोल देते हैं सब स्कैपुलारिस आर्टरी। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। अब देखो क्योंकि तुम लोगों को आती है दिक्कत, तो मैं आपको क्या करता हूं, एक बार रियल बॉडी में ड्रॉ करके बता देता हूं। चलो अब बारी आ चुकी है सस्ता कबीर सिंह बनने की, तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो ये देखो व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट रिब। पहली रिब से अपनी इस तरीके से ये प्रेजेंट क्या होती है? ये अपनी होती है सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट। आपको दिख पा रहा है? ये अपनी इस तरीके से सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट होती है। और ये सबक्लेवियन आर्टरी जैसे पहली रिब को क्रॉस करती है ना, उसी को फिर अपन बोलने लगते हैं इस प्रकार से एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिला में जाती है।
अब ये एक्सिलरी आर्टरी जो है इस प्रकार से फिर आगे जाके हाथ में आ जाती है, अपनी बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है ना बेटा, इसके होते हैं तीन पार्ट्स कैसे? अब ये एक मसल होती है, उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब ये मान लो पेक्टोरालिस माइनर मसल है। पेक्टोरालिस माइनर मसल के होने के कारण क्या होता है, ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई बेटा। एक एक्सिलरी आर्टरी का वो पार्ट जो पेक्टोरालिस माइनर मसल के आगे है, तो ये फर्स्ट पार्ट। एक वो पार्ट जो एक्सिलरी इस पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे है, और एक एक्सिलरी आर्टरी का तीसरा पार्ट जो पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे है। अब यहाँ पे एक और मसल ऐसी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं टेरिस मेजर मसल। तो आप खुद देखो एक्सिलरी आर्टरी की शुरुआत कहां से हुई? फर्स्ट रिब से इसकी शुरुआत होती है एक्सिलरी आर्टरी की, और ये नीचे जाती है कहां तक? टेरिस मेजर मसल तक। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ब्रांचेस पे। सो एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट से अपनी एक ऐसी आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच निकलती है। इस ब्रांच को अपन बोलते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर एक्सिलरी आर्टरी का ये जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, ये वाला जिसके ऊपर इस तरीके से पेक्टोरालिस माइनर मसल है, इससे दो ब्रांच निकलती है। एक ब्रांच इस तरीके से निकलेगी, उसे बोलेंगे थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी, और एक ब्रांच उस तरीके से निकलती है, उसको अपन बोल देते हैं लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अब फिर ये एक्सिलरी आर्टरी का है तीसरा पार्ट। सो एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट से कुछ इस प्रकार से इंटीरियर में एक ब्रांच निकलेगी, उसे बोलेंगे इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक पोस्टीरियर में ऐसी ब्रांच निकलती है, उसे बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये पोस्टीरियर में ऐसे निकलती है। और एक्सिलरी आर्टरी से फिर एक और एक ब्रांच निकलती है, उसे बोलते हैं अपन, इस प्रकार से निकलेगी, वो अपनी होती है सब स्कैपुलारिस आर्टरी। तो ये पूरा मैंने एक्सिलरी आर्टरी बताया। अब यही एक्सिलरी आर्टरी अपने हाथ में आ जाती है, और हाथ में इसी एक्सिलरी आर्टरी को फिर अपन क्या बोलने लगते हैं? इसे बोलने लगते हैं अपन ब्रेकियल आर्टरी, अपने हाथ की ब्रेकियल आर्टरी। देन अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। मैंने पूरा एक्सिलरी आर्टरी आपको पढ़ा दिया। सर मुद्दे की बात, क्वेश्चन कैसे आता है? बेटा देखो दो तरीके हैं, या तो एक्सिलरी आर्टरी डायरेक्ट शॉर्ट नोट में आ सकता है, एक्सिलरी आर्टरी के बारे में लिखो, उसकी ब्रांचेस के बारे में लिखो। कितनी बार वो क्या वो बोलता है, एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन भी लिखो। तो आप कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूं। फिर बेटा जमाना बदल गया है, अब ऐसे ना आपको पूरा कोर्स आता है पूरा लिखने के लिए, इस तरीके से मतलब केस स्टडी दे देते हैं और फिर आपको सॉल्व करना होता है। केस स्टडी कुछ इस प्रकार से होती है कि कोई 35 साल का एक आदमी आया है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। अब क्या होता है ना, एक्सिला बहुत सुपरफिशियल है। आप देखो अगर रोड साइड एक्सीडेंट होता है, क्लेविकल या पहले रिब में फ्रैक्चर हो गया, तो एक्सिलरी आर्टरी में कितनी बार क्या है, इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, एक्सिलरी आर्टरी जो है वो अपनी रप्चर हो जाती है। सो इस प्रकार से पूरा केस स्टडी आता है। अब वो आपसे ना देखो सवाल वही है, पहले वो आपसे बोल देते हैं एक्सिलरी आर्टरी पर शॉर्ट नोट लिख दो। अब वो क्या करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे, आपको केस दे देंगे, और फिर क्या बोलेंगे, फिर वही बोलेंगे कि एक्सिलरी आर्टरी के पूरे ओरिजिन को, मतलब कहां से ओरिजिन हो रही है बताओ, कैसा रास्ता है, कोर्स बताओ, टर्मिनेशन बताओ, फिर इसके सारी ब्रांचेस आप बताओ। ठीक है, फिर एक्सिलरी आर्टरी का एक अप्लाइड आप लिख दो कि इसका अप्लाइड क्या है। इसका अप्लाइड यही है कि ये एक्सिला में प्रेजेंट होती है, तो फ्रैक्चर वगैरह में, माइनर इंजरी में, ट्रॉमा में इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। फिर एक चीज होती है अनास्टोमोसिस। ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ना, ये शोल्डर पे पूरा अनास्टोमोसिस बनाती है, स्कैपुलर आर्टरी का अनास्टोमोसिस, उसका डायग्राम पूछ लिया जाता है। तो ये 4 हेडिंग में क्वेश्चन आता है। ये आप ही के साउथ इंडिया में आया हुआ था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वहां से मैंने केस स्टडी उठाई है। सो बेटा पढ़ाएंगे ऐसे कि केस भी आप लिख के आ पाओ। और एक ये एक डायग्राम बनेगा, ये एक डायग्राम से आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, अच्छा इसका ओरिजिन जो है सबक्लेवियन आर्टरी से होता है। देखो ना आप, अगर आपको डायग्राम आता है तो आप कितने आसानी से लिख दोगे, सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी से अपनी एक्सिलरी आर्टरी का ओरिजिन होता है, फर्स्ट रिब से ओरिजिन हुआ, एंड कहां पे हुआ, टेरिस मेजर मसल में जाके एंड हो गया। सारी ब्रांचेस के नाम भी आप लिख दोगे। सो सिर्फ डायग्राम से आप ब्रांच लिख सकते हो, कोर्स लिखते हो, टर्मिनेशन लिख सकते हो। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं, अगर तुम्हें एनाटॉमी पढ़नी है ना अच्छे से, बेस्ट तरीका क्या है, डायग्राम बेस्ड स्टडी करो। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिए रफ पेज में, क्योंकि आप डायग्राम से पूरी थ्योरी लिख सकते हो। मान लो कभी टाइम नहीं है, एक्सिलरी आर्टरी आया, डायग्राम भी बना के जाओगे ना, 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। सो थ्योरी से ज्यादा एनाटॉमी में डायग्राम का पैसा होता है यार, डायग्राम बहुत जरूरी होते हैं। तो अब बात आती है सर लिखें कैसे। अब हमेशा ना हेडिंग डाल के लिखना है, पॉइंट डाल के, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितना ज्यादा हेडिंग डाल के पॉइंट डाल के लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले अपन ने क्या लिखा, अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्या कि एक्सिलरी आर्टरी क्या है, अपना सबक्लेवियन आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन है। अब इसका एक्सटेंड लिखते हैं, कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है। तो जो आउटर बॉर्डर होती है ना अपनी फर्स्ट रिब की, वहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है, जो अपनी टेरिस मेजर मसल है ना उसके लोअर बॉर्डर तक जाती है। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है यहां से स्टार्ट हुई फर्स्ट रिब से, और कहां तक चलती है, ये टेरिस मेजर मसल है यहां तक। टेरिस मेजर मसल का ये होता है लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर तक ये चलती है, और उसके बाद फिर ये बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो जो डायग्राम में लिखा हुआ है ना वही तो आपको बना के आना है। फिर
पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है इस आर्टरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। इसका पहला पार्ट जो देता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, इसका दूसरा पार्ट जो देता है 2 ब्रांचेस थोरेकोअक्रोमियन और लेटर थोरेसिक आर्टरी, इसका तीसरा पार्ट जो देता है 3 आर्टरी सबस्कैपुलर आर्टरी, इंटीरियर पोस्टीरियर, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये आपको ना रटा जाएगा, 1-2 बार जब तुम पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अब देखो, अब बात आती है बॉक्सेस की। अब जितना ज्यादा आप टेबल के फॉर्म में लिखेंगे ना आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अब आपको टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कैसे एक्सिलरी आर्टरी ओरिजिन हो रही है। तो आपको सबको पता है ये सबक्लेवियन आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन है। फर्स्ट रिब जो होती है ना उसके आउटर वाटर से एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। फिर अपन आ जाते हैं कोर्स पे। इसका कोर्स क्या होता है? रन थ्रू द एक्सिला बिगिन एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। अब मैं आपको इसका कोर्स एक बार और मैडम पे करके दिखा देता हूं आपको, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब आप ये देखिए, अभी एक्सिलरी आर्टरी जो है फर्स्ट रिब से इसने शुरुआत करी और फिर ये अपने पूरा एक्सिला में जाती है। इस पार्ट को जो बोलते हैं ना, इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक्सिला। तो एक्सिलरी आर्टरी पूरी अपनी इस तरीके से एक्सिला में प्रेजेंट होती है। थैंक यू सो मच मैम। तो इसका रन क्या है? ये एक्सिलरी आर्टरी अपने आर्मपिट में रहती है, एक्सिला में रहती है, फर्स्ट रिब से एक्सटेंड करती है टेरिस मेजर मसल के आउटर बॉर्डर तक। पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है इसके सेकंड पार्ट को ऐसे कवर करती है। याद रखना एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट बगल में, जैसे आर्टरी है ना इसके जस्ट बगल में इसकी वेन भी चलती है, तो इसके साथ एक्सिलरी वेन भी चलती है। अब ये टर्मिनेट कैसे होती है? एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके अपनी इस प्रकार से बन जाती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी। तो इस तरीके से इसका कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, फिर अब आपको ना एक एक ब्रांच को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में भी लिखना है तो जितना मैंने लिखा है ना उतना लिख देना ब्रांच डाल के कि एक्सिलरी आर्टरी का पहले पार्ट की ब्रांच होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, ये क्या है? ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ना अपना एक्सिलरी आर्टरी का उससे निकलती है। इसका डायरेक्शन क्या है? वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली जाती है, सप्लाई करता है पेक्टोरालिस मेजर मसल को। थोरेकोअक्रोमियन आर्टरी जो है अपने एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट की ब्रांच है। लेटर थोरेसिक आर्टरी भी सेकंड पार्ट की ब्रांच है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत ब्रांचेस के बारे में लिख दो कि किसका ब्रांच है बस, और किसको सप्लाई कर रहा है। ज्यादा ब्रांचेस को एक्सप्लेन नहीं करना है। अब अपन आते हैं इसके मेन हिस्से पे, रिलेशन पे। ये याद रखना, अगर मैडम अलग से बोले या फिर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, केस स्टडी में आए, तो आपको रिलेशन लिखना है। अदरवाइज शॉर्ट नोट में रिलेशन मत लिखना, आपको याद भी ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात, रिलेशन के 3 डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। अगर पूछा गया हो अलग से शॉर्ट नोट में रिलेशन तो ही लिखना, वरना ये लिख के आने की जरूरत आपको नहीं है। अब रिलेशन कैसे लिखते हैं पहले तो आपको समझाता हूं। अब एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब ये एक्सिलरी आर्टरी के तीनों पार्ट के रिलेशन कैसे, मतलब इस एक्सिलरी आर्टरी के आगे क्या आ रहा है, इंटीरियर में क्या आ रहा है, इसके पीछे कौन सी मसल आ रही है, इसके लेटरल में क्या आ रहा है, मिडियल में क्या आ रहा है, इसे बोलते हैं रिलेशन। अब रिलेशन याद करने के लिए ना सबसे बड़े तरीका पता है क्या है? रटो मत, समझ लो बस एक बार। अपन समझते हैं मसल से। सबसे पहले अपन क्या, अगर आपने समझ लिया तो आपका हो गया काम बेहतरीन, क्योंकि जो रटता है ना वो रटता ही रह जाता है बेटा। अब अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये पूरी एक्सिलरी आर्टरी है। अब एक्सिलरी आर्टरी के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? ये कौन सी मसल है? इंटीरियर में, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो एक्सिलरी आर्टरी के सबसे बाहर अपनी होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो ठीक है, उसके बाद अपनी रहती है पेक्टोरालिस माइनर मसल इसके सेकंड पार्ट में बस। और फिर अपन को इस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी पूरी दिखने लगती है। मैं क्लियर? अगर मैं यहां पे आपको ड्रॉ करूं ना तो आप बड़े आराम से ड्रॉ कर पाओगे। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है ना वो बहुत बड़ी मसल होती है, कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है यूं। अपने पूरे चेस्ट में पेक्टोरालिस मेजर मसल तो बहुत बड़ी मसल है ना, ऐसे प्रेजेंट होती है। तो आप खुद देखो पेक्टोरालिस मेजर मसल क्या कर रहा है, अपने एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट को इंटीरियर आगे से कवर कर रहा है और इसके सेकंड पार्ट को भी आगे से कवर कर रहा है। ठीक है, साथ में ये पेक्टोरालिस माइनर मसल क्या करती है? एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट को और कवर करती है आगे से, इंटीरियर से। अगर डायग्रामेटिकली बनाए तो ये डायग्राम है, ये एक्सिलरी आर्टरी है बेटा। हमेशा एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड में अपनी प्रेजेंट होती है एक्सिलरी वेन। ये आर्टरी है, उसके हमेशा बगल में मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है वेन। ये बेटा इंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर है। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी के आगे क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जब एक्सिलरी आर्टरी के आगे क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी आर्टरी के आगे इंटीरियर में प्रेजेंट होता है एक मसल, अपनी पेक्टोरालिस मेजर मसल। मैंने आपको बताया था ना, अरे यार अभी भूल गए। ये देखो, ये कौन सी मसल है? ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। अब पेक्टोरालिस मेजर मसल के
ये देखो, ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी है। इस एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट आगे इंटीरियर में क्या प्रेजेंट है? एक्सिलरी आर्टरी के आगे इंटीरियर में अपनी प्रेजेंट होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल। फिर ये एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट है। सेम एक्सिलरी आर्टरी बनाना, मीडियल साइड में वेन होगी। अब एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट में तुम बताओ कितनी मसल है? एक पेक्टोरालिस मेजर मसल है सबसे बड़ी, उसके अलावा एक और मसल होती है पेक्टोरालिस माइनर मसल। ये आप देखो, ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है ना, ये 3D में दिखाता हूं, ये देखो आप ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, इसको हाइड करूंगा, फिर अपने यहाँ आएगा पेक्टोरालिस माइनर मसल, इसको भी हाइड करूंगा, तो फिर आपको दिखाई देगा एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट। देखा आपने? तो एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट पे इंटीरियर में दो मसल कवर होती है। फिर अपने आते हैं एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट पे। तो याद रखना है, एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट में इंटीरियर में कोई भी मसल वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी का जो तीसरा पार्ट है वो यहां पे रहता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल भी इसको कवर नहीं करती ना माइनर मसल कवर करती है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी का तीसरा पार्ट है। इसके इंटीरियर में कोई भी मसल नहीं है, ना पेक्टोरालिस मेजर मसल है ना माइनर मसल है। दैट इज वाई इसके इंटीरियर में अपन ने कोई भी मसल बनाई ही नहीं। तो सही है सर, हमें सर ये समझ में आ गया, सर मजा आ गया हमें। अब पेक्टोरालिस ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि एक्सिलरी आर्टरी के आगे क्या क्या प्रेजेंट है इंटीरियर में। अब बेटा इंटीरियर आ गया ना, तो अब पोस्टीरियर भी आ जाएगा, डरने की क्या बात है। जौहरी सर पढ़ा रहे हैं, 3D में पढ़ाते हैं, सब समझ में आता है। ये देखो आप, व्हाट इज दिस? ये एक मसल है जिसका नाम क्या है? सेरेटस इंटीरियर मसल। अब एक्सिलरी आर्टरी का जो पहला पार्ट होता है ना, उसी का पाला इस मसल से पड़ता है। ये देखो, तो ये एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है। तो एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के पीछे पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है? ये कौन सी मसल है? ये प्रेजेंट है सेरेटस इंटीरियर मसल। तो याद रखना, एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के पीछे पोस्टीरियर में अपनी एक मसल होती है, उसको बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल। अगर अपन डायग्राम बनाए तो डायग्राम में भी आपको दिख पाएगा। ये देखो, ये एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट का डायग्राम है। तो एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट में आगे की तरफ अपनी प्रेजेंट है पेक्टोरालिस मेजर मसल, पीछे की तरफ अपनी प्रेजेंट है सेरेटस इंटीरियर मसल। ठीक है सर, आया मजा आ गया सर? आप सेकंड पार्ट बताइए। चलो अब मैं आपको बताता हूं सेकंड पार्ट। चलो अब आप यहां पे देखो, सो ये कौन सी मसल है? इसको बोलते हैं अपन सब स्कैपुलारिस मसल। अब देखो, अब जो अपने सेकंड पार्ट जो रहता है ना एक्सिलरी आर्टरी का, वो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। अब आप खुद देखो, एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के पीछे कौन सी मसल आ रही है? अंधे हो क्या? सब स्कैपुलारिस मसल आ रही है ना। कितना इजी है, 3D में देख लोगे तो इजी है। तो एक्सिलरी आर्टरी के इंटीरियर में आगे अपना प्रेजेंट होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल, और एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पोस्टीरियर में अपनी प्रेजेंट होती है सब स्कैपुलारिस मसल। देन फिर अपन आते हैं एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट पे। अब देखो, इसका तीसरा पार्ट दिखाता हूं। अब यहाँ पे ना, ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट है, फिर ये एक्सिलरी आर्टरी का कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है, और ये अपने एक्सिलरी आर्टरी का है तीसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। अब अपने हैंड में ना एक और मसल प्रेजेंट होती है कुछ इस प्रकार से, मैं नीले से बना देता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। इस मसल को अपन क्या बोलते हैं? इस मसल को बोलते हैं टेरिस मेजर मसल। इसी टेरिस मेजर मसल के बाद एक्सिलरी आर्टरी को अपन ब्रेकियल आर्टरी बोलने लगते हैं। तो आप खुद देखो, एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट पे दो मसल आ रही हैं पीछे की तरफ, एक सबस्कैपुलारिस मसल और एक टेरिस मेजर मसल। तो यहाँ पे यही बनाना है कि देखो, इसके इंटीरियर में तो एक भी मसल नहीं आ रही, थर्ड पार्ट के आगे तो एक भी मसल नहीं होती, लेकिन इसके पीछे दो मसल होती हैं। एक उसने क्या करा, मतलब निकाल रहा है बदला। हमारे तीसरे पार्ट को तुमने आगे कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम पीछे दो मसल ले लेंगे। तो पीछे दो मसल आ गई, सबस्कैपुलारिस मसल और एक टेरिस मेजर मसल, कुछ इस प्रकार से। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? चलो देन अब आपकी बारी आ चुकी है वेन्स देखने की। देन अब मैं आपको वेन्स दिखाता हूं। ये देखो आप, ये ऑलवेज हमेशा यही होता है, एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट मीडियल साइड में ऐसी एक्सिलरी वेन प्रेजेंट होती है। आर्टरी है एक्सिलरी आर्टरी, और उसके मीडियल में क्या प्रेजेंट है? एक्सिलरी वेन प्रेजेंट है। अब हर बार की तरह बेटा मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो पहले आप डायग्राम बना लो, डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लो, थ्योरी ऑटोमेटिक लिखा जाएगी। जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्ट के रिलेशन अलग अलग हैं, तो आपको 3 पार्ट का डायग्राम बनाना है। कितना आसान है, मैंने आपको कितने आसानी से बताया था। सबसे पहले आप क्या बना लो, इसके इंटीरियर रिलेशन। एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट में इंटीरियर में क्या था? पेक्टोरालिस मेजर मसल। पोस्टीरियर में क्या था?
कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, सेरेटस इंटीरियर मसल, बीच में बना ली एक्सिलरी आर्टरी, और इसके मीडियल साइड में क्या बनाना है, एक्सिलरी वेन, ऑलवेज एक्सिलरी वेन मिडिल साइड में। अब यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही होगी, वो है अपना ब्रेकियल प्लेक्सस, दिख रहा है आपको, ये एक्सिलरी आर्टरी के ना चारों तरफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ना कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये अब देखो, अब ये लेटरल साइड, अब एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है ना, लेटरल साइड में अपने ब्रेकियल प्लेक्सस की लेटरल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, और ब्रेकियल प्लेक्सस की थोड़ी सी पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कॉर्ड भी प्रेजेंट है। फिर ब्रेकियल प्लेक्सस के एकदम बिल्कुल एकदम पोस्टीरियर में अपना प्रेजेंट होता है इसकी मीडियल कॉर्ड, इस प्रकार से। अब क्या होता है ना, यहाँ पे बात अभी अपन कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट है इस प्रकार से, ठीक है। अभी क्या ब्रेकियल प्लेक्सस नया नया निकला है, तो कुछ इस प्रकार से रहता है, अभी नया नया निकला है ना, नया नया है, तो कुछ इस प्रकार से। मैं आपको अगर वेन दिखा दूंगा तो घबरा जाऊंगे, नर्व दिखा दूंगा तो देखो ऐसा रहता है। ये मैं ना वेन हटा देता हूं आपको, अब मसल भी हटाता हूं, वेन भी हटाता हूं। अब आप देखो, ये दिख रहा है आपको एक्सिलरी आर्टरी, आप कुछ देखो एक्सिलरी आर्टरी के चारों तरफ इस तरीके से अपने ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स हैं, दिख रही है आपको। तो इसके पहले पार्ट का आप याद कर लो। अब एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट में लेटरल साइड में क्या है, लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर में अपनी प्रेजेंट है मीडियल कॉर्ड। अब क्या होता है ना, जैसे जैसे अपनी एक्सिलरी आर्टरी नीचे की तरफ आती है ना, ये देखो आप, जैसे जैसे अपनी एक्सिलरी आर्टरी नीचे की तरफ आती जा रही है, ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व है, ये खुद फर्दर और कॉर्ड्स अपनी ब्रांच देते जा रहे हैं, फर्दर अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं। तो अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस याद है तो आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। जैसे कि ये देखो सेकंड पार्ट जो है ये इसका क्लासिकल एग्जांपल है, जैसा नाम वैसा काम। ये एक्सिलरी आर्टरी है, तो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा लेटरल कॉर्ड। अपन ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल कॉर्ड को अपन लेटरल क्यों बोलते थे, तो वो इस एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में आ रहा था, तो सेकंड पार्ट में दिखने लगता है एकदम। एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर कॉर्ड, और मीडियल में प्रेजेंट होती है मीडियल कॉर्ड। ये सेकंड पार्ट ये वाला है। देखो अब सारी जो नर्व्स हैं वो उसमें आ गई। अब आप खुद देखो बाद में क्या हो रहा है, ये जो कॉर्ड्स है ना, थर्ड पार्ट में आते आते अपनी ब्रांचेस देने लगते हैं। बस ब्रांचेस लिख देना, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, पोस्टीरियर कॉर्ड जो होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, उसमें कौन कौन सी ब्रांच आती है, मैंने पहले के वीडियो में बताया था। बिल्कुल सही जवाब, पोस्टीरियर कॉर्ड जो होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, उससे निकलती है अपनी एक रेडियल नर्व और दूसरी अपनी एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे रेडियल नर्व एक्सिलरी नर्व और आ जाएंगे थर्ड पार्ट में। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल कॉर्ड से क्या निकलती है, अरे यार ऐसा मत तड़पाओ राजा, इससे निकलती है अपनी अल्नर नर्व। अब मैं आपको ना दिखाई देता हूं एक बार, यहां पे आप देखो तो आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट का रिलेशन। अब क्या था, यहाँ इसके सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, अपनी प्रेजेंट क्या थी, कौन सी कॉर्ड थी, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो इसकी पोस्टीरियर कॉर्ड ने क्या करा, अपनी दोनों ब्रांचेस दे दी, तो एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। रटो मत, ये बोलो ना कि एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर कॉर्ड ने अपनी ब्रांच दे दी। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड क्या करता है ब्रेकियल प्लेक्सस का, अपनी एक मेन नर्व देता है, उसको बोलते हैं अल्नर नर्व। उसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी देता है, अपनी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, वो इस प्रकार से। फिर यहाँ पे लेटरल की तरफ क्या प्रेजेंट था, लेटरल कॉर्ड। अब एक्सिलरी, अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस का लेटरल कॉर्ड जो होता है वो क्या करता था, वो अपनी देता है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व की ब्रांच और एक मीडियल रूट देता है मीडियल नर्व की, कुछ इस प्रकार से। तो क्या हुआ, कॉर्ड से ही फिर ब्रांचेस निकल गई। तो आपको ना रटना नहीं पड़ेगा, अगर समझ के पढ़ोगे कंसेप्ट लगा के तो बड़े आराम से लिख पाओगे। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, ये डायग्राम आपने बना दिए, फिर ऐसे बनाना टेबल, और डायग्राम देख देख के लिख देना। इसके फर्स्ट पार्ट में इंटीरियर में पेट्रोलिस मेजर मसल है, सेकंड पार्ट में क्या है, इसके सेकंड पार्ट में इंटीरियर में पेट्रोलिस माइनर मसल और मेजर मसल है, थर्ड पार्ट में क्या है, कोई भी मसल प्रेजेंट नहीं होती, फिर पोस्टीरियर में ये प्रेजेंट है। तो डायग्राम देख देख के जो जो आ रहा है ना, इंटीरियर में, पोस्टीरियर में, मीडियल में, लेटरल में, वो आप एक टेबलेटेड फॉर्म बना के लिखते जाना, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी। देन हमेशा याद रखना, बिना क्लिनिकल एनाटॉमी के तो सब बेकार है। आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसको क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ ही पढ़ना है। बिना क्लिनिकल कोरिलेशन का मतलब क्या है, आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले इसकी अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, वल्नरेबिलिटी। अब ये एक्सिला में एक्सिलरी आर्टरी बहुत ही सुपरफिशियल प्रेजेंट है, तो याद रखना सुपरफिशियल लोकेशन होने के कारण कोई भी इंजरी जो होती है ना, मान लीजिए किसी ने चक्कू घोपा तो अपनी एक्सिलरी आर्टरी रप्चर हो सकती है, फ्रैक्चर हुआ तो एक्सिलरी आर्टरी रप्चर हो सकती है,
रिलेटेड टू ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी के पूरे पास में ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो कभी एक्सिलरी आर्टरी में इंजरी हुई तो हो सकता है उसके कारण ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी इंजरी हो जाए। पल्स, सो याद रखना कभी भी अगर एक्सिलरी आर्टरी में इंजरी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, बहुत ही वीक पल्स आपको, मतलब एक्सिलरी आर्टरी की पल्स आपको महसूस नहीं हो पाती, वीक और एब्सेंट पल्स हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंट अनास्टोमोसिस, यही नेक्स्ट टॉपिक है। अब होता क्या है ये मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं। अब यहां पे देखिए अब होता क्या है, ये जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस है ना, ये अपने स्कैपुला के चारों तरफ, ये देखो ये, अब ये स्कैपुला अपना, तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस क्या करती हैं, अपनी सबक्लेवियन आर्टरी का एक ट्रंक रहता है, मैं दिखाता हूं आपको, ये आप ऊपर देखो, ये कौन सी आर्टरी है, ये अपने सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, क्लेविकल के नीचे है इसलिए इसको बोलते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये सबक्लेवियन आर्टरी का क्या, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो सबक्लेवियन आर्टरी की जो पहली ब्रांच है उसे अपन बोलते हैं थोरेको-सर्वाइकल ट्रंक। तो इस थोरेको-सर्वाइकल ट्रंक से भी फर्दर अपनी दो और ब्रांच निकलती हैं। अब ये जो ब्रांचेस होती है ना, जो सबक्लेवियन, ये थोरेको-सर्वाइकल ट्रंक से निकली है, और ये एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस है ना, वो क्या करती हैं, स्कैपुला के चारों तरफ ऐसा अनास्टोमोसिस बना लेती है, स्कैपुला बोन के चारों तरफ ऐसा अनास्टोमोसिस बना लेती है। अब बच्चों को यही नहीं पता होता एनास्टोमोसिस का मतलब। एनास्टोमोसिस का मतलब ये होता है जुड़ना, या फिर हिंदी में बात करें मिलना, एक आर्टरी दूसरे आर्टरी से ऐसे आके जुड़ जाएगी, मिलेगी, उसे अपन बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो ये बहुत जरूरी है, ये अलग से आपको, अभी देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी भी एनास्टोमोसिस का क्वेश्चन आता है ना, वो कुछ इस प्रकार से आता है आपको लिखने के लिए, वो आपसे बोलेगा अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला का आप डायग्राम बना दीजिए। बस हमेशा डायग्राम बनाने के लिए आता है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप लोग डायग्राम ही नहीं बना पाओगे, वो जानता है कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, वो शानदार है, एग्जामिनर हमेशा इसका डायग्राम ही देता है। अगर थ्योरी भी देगा तो आपको क्या थोड़ा सा बोलना कि अनास्टोमोसिस जो होता है स्कैपुला का, वो कैसे बनता है, वो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच और एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच के बीच में मिलता है। फिर तुम थोड़ा सा एक्सिलरी आर्टरी को एक्सप्लेन कर देना, उसकी ब्रांचेस लिख देना, फिर लिख देना अनास्टोमोसिस। एक्सिलरी आर्टरी का अनास्टोमोसिस जो है, मतलब कि एक्सिलरी आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी स्कैपुला के अराउंड में आपस में जुड़ेंगी, कहां कहां, एक दो स्कैपुला की बॉडी पे और एक स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस पे। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखो, तो ये स्कैपुला है, तो ये जो स्कैपुला बोन होती है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो स्कैपुला बोन का पूरा बॉडी वाला पार्ट हो गया, और एक स्कैपुला बोन का स्पाइन होता है जो आगे जाके ऐसी एक प्रोसेस बना लेता है, उसको बोलते हैं अपन एक्रोमियन प्रोसेस। एम आई क्लियर? तो एक्सिलरी सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी अपना इस एक्रोमियन प्रोसेस के पास में मिलते हैं और एक बॉडी के पास में मिलते हैं, दो जगह इसका अनास्टोमोसिस होता है। अबे सर कैसे होता है सर, एक बार बता देंगे आप? क्यों नहीं, इसी के तो पैसे लिए हैं भाई तुम्हें पढ़ाने के एक बार का दो बार बताऊंगा, मैंने 3D में तो दिखा दिया, अभी 2D के डायग्राम में आपको समझना पड़ेगा, और मेरी भाषा में अगर करोगे ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपसे डायग्राम भी बनेगा। अब डायग्राम कैसे बनाना, उससे पहले ना, समझने से पहले सीखो डायग्राम कौन से क्रॉस सेक्शन का है। ये अपन क्या स्कैपुला को पीछे से देख रहे हैं, ये वो वाला डायग्राम है। अब आप बना के कैसे आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बनाना भी एक कला है, आपको पहले इस तरीके से पूरा स्कैपुला बनाना पड़ेगा। स्कैपुला बना दो पूरा आप इस तरीके से। स्कैपुला बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, ऐसे बनानी है सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके क्या बन रही है, एक्सिलरी आर्टरी बन रही है, तो आपको ऐसे बनानी है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, आपने बना ली एक्सिलरी आर्टरी। अब आप यहां पे देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ना बेटा, सबक्लेवियन आर्टरी से क्या होता है, अपना एक ट्रंक निकलता है, बड़ा सा ट्रंक निकलता है, उस ट्रंक को अपन क्या बोलते हैं, थोरेको सर्वाइकल ट्रंक। ये जो थोरेको सर्वाइकल ट्रंक होता है ना, उससे निकलती है दो ब्रांचेस। ये एक ऐसी ब्रांच निकली थोरेको सर्वाइकल ट्रंक से, उस ब्रांच को अपन बोल देते हैं सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। एक ऐसी ब्रांच निकल रही है उसको बोलेंगे सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, और दूसरी ब्रांच जो निकली ना, उस ब्रांच को अपन बोल देते हैं डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। दो ब्रांच की हो गई, और एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांच मैंने आपको बताई थी। अब आप देखो, अब होता है मेन खेल। अब एक्सिलरी आर्टरी की जो एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकंड पार्ट होता है ना, एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से अपनी एक ब्रांच निकलती है थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। तो ये थोरेको एक्रोमियन आर्टरी का इस तरीके से ये अपने स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस पर जाता है। फिर एक्सिलरी आर्टरी की एक और ब्रांच होती है, उसको अपन बोल देते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इस पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की एक ब्रांच, वो भी ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है स्कैपुला में। ठीक है,
तो एक्सिलरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस हो गई, तो ये एक्सिलरी आर्टरी की 2 ब्रांच है। फिर यहां से ये जो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है ना, उससे एक ब्रांच निकलती है, वो क्या करती है, इन दोनों आर्टरी के साथ ऐसे चिपक जाएगी और बना लेगी एनास्टोमोसिस। तो ये अपना पहला एनास्टोमोसिस हो गया। ये अपने स्कैपुला के एक्रोमियन पे, यहां पे अपनी देखो सबक्लेवियन आर्टरी इस तरीके से अपने एक्सिलरी आर्टरी के साथ जुड़ रही है, एनास्टोमोसिस जैसा बना रही है। एम आई क्लियर? अब बना जाते हैं नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या होता है ना, एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट से अपनी एक ब्रांच निकलती है, उसको अपन बोल देते हैं सब स्कैपुलारिस आर्टरी। ये सब स्कैपुलारिस आर्टरी है, पूरी सब स्कैपुलारिस आर्टरी है। अब ये सब स्कैपुलारिस आर्टरी क्या करती है, एक ब्रांच देती है, उस ब्रांच का नाम अपना होता है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी क्या करती है, ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच थी ना, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, इससे इस तरीके से ऐसे यूं जुड़ जाती है, एनास्टोमोसिस बनाती है। पहला एनास्टोमोसिस हो गया, फर्स्ट एनास्टोमोसिस। फिर ये जो अपनी डीप ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी है, इस प्रकार से ये डीप ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी क्या करती है अपना, ये आप देखो, ये कौन सी ब्रांच थी, कमन एवरीबॉडी, ये एक्सिलरी आर्टरी के तीसरे पार्ट की कौन सी ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच है, ये सब स्कैपुलर आर्टरी है। तो ये सब स्कैपुलर आर्टरी फिर किसके साथ जुड़ती है, अपनी ये वाली जो आर्टरी है, डीप ब्रांच जो है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी का, उसके साथ ऐसे जुड़ती है, एनास्टोमोसिस बनाती है। तो ये डायग्राम ना कुछ इस प्रकार से आप बना पाओगे जैसे मैंने आपको बोला है, वरना आपको नहीं बनेगा। मैंने एनास्टोमोसिस के आपको एक यहां पर एनास्टोमोसिस होता है एक्रोमियन प्रोसेस में, एक बॉडी में होता है, और एक नीचे की तरफ एनास्टोमोसिस होता है। 3 जगह एनास्टोमोसिस होता है, मैंने तीनों जगह बता दिए, और डायग्राम कैसे आपको बनाना है वो भी बता दिया। चलो फिर अपन आते हैं अपने आगे। देन आज अपन ना पूरा देखो, अपन ने इसके पहले लेक्चर में पूरे नर्व कंप्लीट कर लिए थे, अपने अपर लिम्ब के सारे नर्व। आज अपन पूरा आर्टरी भी कंप्लीट कर लेंगे, और आर्टरी के साथ एक इंपॉर्टेंट जो अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मेमोरी ग्लैंड, वो टॉपिक भी आज कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां पे आप देखिए ध्यान लगा के, व्हाट इज दिस, दिस इज सुपरफिशियल एंड डीप प्लामर आर्चेस। अपने हाथ में क्या होता है, अपनी जितनी भी आर्टरी होती है ना, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी, वो इस तरीके से एक आर्च बना लेती हैं। देख रहे हो आप, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, मैं आपको ना बॉडी पे ड्रॉ करके भी बता दूंगा मैडम के। अभी अब यहां देखो, ये जो अल्नर आर्टरी है वो क्या करती है, वो अपने पाम में आ जाती है और इस तरीके से एक ऐसा आर्च बनाती है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल आर्च, सुपरफिशियल प्लामर आर्च। क्यों? क्योंकि थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। फिर ये अपनी रेडियल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी क्या करती है, एक और आर्च बनाती है, तो थोड़ा डीप में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन डीप प्लामर आर्च। वो बाद में खुद ही अल्नर आर्टरी में जुड़ जाती है। ये देखो ना, अब ये अल्नर आर्टरी में जुड़ गया। तो ये जो आर्चेस होते हैं हाथ में, क्या है, दो ऐसे आर्टरी के आर्चेस हैं। तो सुपरफिशियल आर्च जो है डीप आर्च से जुड़ता है। तो सुपरफिशियल आर्च किससे बना, यही आपको याद करना है। अल्नर आर्टरी जो है वो ही घूम के बनाती है सुपरफिशियल आर्च, ठीक है। और डीप आर्च किससे बना, ये जो रेडियल आर्टरी है वो ही ऐसे घूम के बनाती है डीप आर्च, जो कि हमने सुपरफिशियल आर्च में जाके जुड़ जाता है हाथ में। अब फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं सर भूल गया, सर मैं भोला सा आदमी हूं, ना मैं सर भूल गया कि सर ब्रेकियल आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी होते कैसे, सर मैं भूल गया, क्या आप एक बार रिवाइज करवा देंगे? तो बिल्कुल आपको 3D मॉडल के जरिए मैं रिवाइज करवाता हूं। यहां पे देखिए आप, ये डायग्राम आपको रिवाइज करवाता हूं पूरा। तो व्हाट इज दिस, ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी है। जैसे एक्सिलरी आर्टरी अपने हाथ में जाती है, इस आर्टरी को क्या बोलने लगते हैं, इसी एक्सिलरी आर्टरी को अपन बोलने लगते हैं फिर ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी आप खुद देखो, ये एल्बो में ब्रेकियल आर्टरी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक अपनी बनती है मीडियल साइड में अल्नर आर्टरी, और एक अपनी इस तरफ लेटरल साइड में अपनी बनती है रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब ये अल्नर आर्टरी को आप देखना, अल्नर आर्टरी कितनी बर्बादी दिखा रहा है, ये देखो आप। अब अल्नर आर्टरी क्या कर रहा है, हाथ में आ जाता है, उस तरीके से बनाता है सुपरफिशियल प्लामर आर्च। और ये रेडियल आर्टरी क्या बना रही है, अपनी बना रही है डीप प्लामर आर्च। ये दिख रहा है, दिस इज डीप प्लामर आर्च। तो ये हाथ में इस प्रकार से बनते हैं। सर फ्लो चार्ट में बता दो, तो ठीक है यार मेरे भाई, फ्लो चार्ट में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो 10 बार बताना है, पैसा इस चीज का मिला है। देखो आप, तो ये एक्सिलरी आर्टरी है, वो आगे जाके बनी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, अल्नर में और रेडियल में। ये अल्नर रेडियल दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिजिटल आर्चेस बना लिए। एम आई क्लियर? अब तुम्हारे ना कंसेप्ट एकदम दिलो दिमाग तक रटा जाए, इसलिए
बॉडी डायग्राम करके बताते हैं। तो यहां पे आप देखिए, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया था, अभी तक मैंने आपको रेडियल आर्टरी तक बता दिया था। अब बात करते हैं आगे। अभी रेडियल आर्टरी क्या है, वही आगे जाके अपने हाथ में जाती है और क्या बन जाती है, वो अपनी बन जाती है इस प्रकार से ब्रेकियल आर्टरी। आप देखो इस प्रकार से हाथ में आ गई और ये बन गई ब्रेकियल आर्टरी। अब ये क्यूबाइटल फोसा में क्या होता है, ये ब्रेकियल आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, देख रहे हैं आप इस प्रकार से। अब इसका मैंने ये देखो आप दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। मीडियल साइड में ये जो ब्रांच है इसको बोलने लगते हैं अपन अल्नर आर्टरी, और लेटरल साइड में ये जो ब्रांच है इसे हम बोलने लगते हैं रेडियल आर्टरी। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसको बोलने लगते हैं रेडियल आर्टरी। तो ये आप देखिए, ये लेटरल साइड जो अंगूठे वाला तरफ यहाँ पे ये है रेडियल आर्टरी, और ये जो है ये पूरा का पूरा ये है अपना अल्नर आर्टरी। एम आई क्लियर? अब बन जाते हैं यहाँ पे हाथ पे। अब हाथ पे क्या होता है, ये जो अल्नर आर्टरी जो है ना, हाथ में ऐसा पूरा एक आर्च बना लेता है। इस आर्च को अपन बोलते हैं, सुपरफिशियल में है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल प्राइमर आर्च, इस प्रकार से वो रहता है। और अपना रेडियल आर्टरी जो है एक और आर्च देता है, सुपरफिशियल प्राइमर आर्च भी ऐसे रेडियल आर्टरी में जुड़ेगा, और रेडियल आर्टरी अपनी बनाएगा डीप में, डीप प्लामर आर्च, जो ऐसी सुपरफिशियल आर्च में जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखा आपने? तो ये प्लामर आर्च का भी डायग्राम बस आता है बनाने को। अब ये पूरा डायग्राम बनाने के लिए आता है। अब ये डायग्राम आप कैसे बनाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल है। देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको ब्रांचेस भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो आप ब्रांचेस का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, कैसे ब्रांच आई, कहां को गई, नर्व कैसे आ रही है, आर्टरी कैसे आ रही है, आपको इनका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि आप जब आगे जाके सर्जन बनेंगे तो आपको नर्व गलती से अगर आपसे कट हो गई तो क्या, सामने वाला आदमी पैरालाइज हो जाएगा। आर्टरी कट गई तो क्या होगा, खून ही खून हो जाएगा। तो आपको इन चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा बताता हूं कैसे रहती है। अब आप बनाओगे कैसे, तो पहले ना ऐसा हाथ बना देना, इस प्रकार से हैंड बना देना। ये छोटी उंगली बना दी भैया, ऐसे पूरा आपको हाथ बनाना है, ठीक है। हाथ बनाने के बाद ही तो काम होगा अपना आगे। ये हाथ आपने बना दिया, एम आई क्लियर? अब हाथ बनाने के बाद अब मैं आपको ना बेटा ग्रीन कलर ले रहा हूं, आपको बनाना लाल कलर से ही, मैं दर्शाने के लिए ग्रीन ले रहा हूं बस, हमेशा आर्टरी लाल से बनेगी। अब देखो, अब क्या एक बनाना है ऐसी अल्नर आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी क्या ऐसे घूम रही है और क्या बना रही है, अपना बना रही है सुपरफिशियल प्लामर आर्च। ये देखो, अल्नर आर्टरी सुपरफिशियल प्लामर आर्च बना रही है और खुद जाके रेडियल आर्टरी में जाके ऐसा मर्ज हो रहा है। अब बनाए जाते हैं ये जो सुपरफिशियल प्लामर आर्च जो है इसकी ब्रांचेस। तो सुपरफिशियल प्लामर आर्च से जो अपनी लिटिल फिंगर होती है उसके लिए एक सिंगल ब्रांच निकलती है जो इस लिटिल फिंगर को सप्लाई करता है। फिर इससे तीन कॉमन आर्टरीज निकलती हैं। जिस तरीके से क्या होता है, अपने फिंगर्स को सप्लाई करता है, ये स्मॉल आर्टरी को भी सप्लाई करेगा और आधा पार्ट अपनी जो दूसरे वाली अपनी रिंग फिंगर होती है उसको भी सप्लाई करेगा। फिर इसका एक बार और रिंग फिंगर को सप्लाई करेगा, दूसरा मिडिल फिंगर को सप्लाई करेगा, सेम मिडिल फिंगर को और फिर इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करने के लिए ये देगा। तो अपना सुपरफिशियल आर्च जो होता है वो अपनी फिफ्थ उंगली के लिए, फोर्थ उंगली के लिए और थर्ड उंगली के लिए अपनी डिजिटल ब्रांचेस देता है, और जो अपनी सेकंड उंगली होती है इंडेक्स उंगली उसके लिए भी आधी डिजिटल ब्रांच देता है। एम आई क्लियर? उसके साथ में ये कुछ और ब्रांचेस भी देते हैं जिसे अपन बोल देते हैं प्लामर मेटाकार्पल आर्टरी। ये प्लामर मेटाकार्पल आर्टरी देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अपन आ जाते हैं डीप। अब मैं ना आपको लेता हूं दूसरा कलर, मैं फिर से आपके लिए यार ब्लैक कलर ले लेता हूं, चलो आपको इजीली दिखाई देगा। अब बनाते हैं डीप, डीप प्लामर आर्च। तो ऐसे रेडियल आर्टरी बनाना, तो इस रेडियल आर्टरी से ऐसे करके बनेगा डीप प्लामर आर्च, ठीक है। रेडियल आर्टरी से ऐसा बना डीप प्लामर आर्च। अब डीप प्लामर आर्च क्या करता है, सबसे पहले अपना इंडेक्स फिंगर जो है उसके लिए एक ब्रांच देता है। इंडेक्स फिंगर के लिए ब्रांच दे रहा है, जैसे हम बोलेंगे रेडियालिस इंडेसिस आर्टरी, ये अपनी रेडियालिस इंडेसिस आर्टरी हो गई। फिर ये अपना थंब के लिए भी एक ब्रांच देगा, अंगूठे के लिए भी एक आर्टरी देगा, उसे हम बोलेंगे प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। अपनी डीप प्लामर आर्च से ऐसी दो ब्रांचेस निकल जाती हैं। सो अब आप खुद देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन राइट द कोर्स। आप आर्टरी का कोर्स लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप ब्रांचेस लिख सकते हो। आज मेरी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी यार, मेरा तो पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, आज मास्टर्स की तैयारी कर रहा हूं। अगर आप में मेरी वीडियो 2-3 साल बाद देख रहे हो, 2028 या 30 में देख रहे हो, तो अभी तक तो मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया होगा, पीजी भी कंप्लीट हो गया होगा यार। सो आप देख रहे हो, मुझे फर्स्ट ईयर की चीज आज तक याद है, तो मैंने उस समय प्रैक्टिस करी थी डायग्राम की। अब मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं। आप ये करना, ऐसी कॉपी लेना, स्पाइरल कॉपी।
आप ना रफ में कभी प्रैक्टिस मत करो, एक डायग्राम को एक पेज में प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरे डायग्राम को दूसरे पेज में, ऐसे तुम करते जाओगे ना, तुम्हारे पास एक पूरी कॉपी बन जाएगी जिसमें सिर्फ डायग्राम डायग्राम होंगे, उसे बोलते हैं डायग्राम कॉपी। अब एग्जाम का एक दिन पहले क्या करो, वो डायग्राम कॉपी को ऐसे पन्ने पलटते जाओ, फटाफट फटाफट पलटते गए, पूरे डायग्राम रिवाइज हो जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं तुम्हारे लिए, पूरी मेहनत चालू है, चाहे वो बॉडी पे डायग्राम बना रहा हो कि नोट्स कैसे बनाना हो, डायग्राम कैसे बनाना हो, लिखना कैसे हो, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना हो। ऐसे ही फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ईयर अब दिक्कत मत लो, जौहरी सर है संभाल लेंगे, पास करवा देंगे। ये मेरे लिए आता है डायग्राम। कभी मान लीजिए किस्मत रही खराब, कभी आ गया शॉर्ट नोट में लिखने के लिए, तो सेम आपको जैसे मेरे नोट्स दिए ना उन्हीं हेडिंग में लिखना है। सेम सबसे पहले आप लिख देना आर्च क्या है, आर्च रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस। ये जो सुपरफिशियल एंड डीप ग्लामर आर्च जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस, मतलब जुड़ना दिखा रहे हैं अपना अनलर आर्टरी के बीच में और अपना रेडियल आर्टरी के बीच में। ठीक है भैया, हमें तो पता ही नहीं था ये से। फिर बने आते हैं फॉर्मेशन। अभी बने कैसे सुपरफिशियल और डीप ग्लामर आर्च कैसे बने? अब सुपरफिशियल ग्लामर आर्च कैसे बनता है? डायरेक्टली अनलर आर्टरी के ही कंटिन्यूएशन से बनता है, ठीक है। और डीप ग्लामर आर्च जो है अपने रेडियल आर्टरी के कंटिन्यूएशन से बन गया है। तो फिर आपको ऐसे ही सुपरफिशियल और डीप ग्लामर आर्च लिखना है, लोकेशन और इनकी ब्रांचेस लिख देना डायग्राम से देख के, दैट्स इट। इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिख के आना है। दिस इज ऑल अबाउट, अपन सारा अपने ब्लड सप्लाई पढ़ लिया। देन अब जाके अपना पूरा मसल कंप्लीट हुआ है, नर्व कंप्लीट हुआ है, आर्टरी कंप्लीट हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कंप्लीट हो गए अपने। एक्सिला पढ़ा, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अनलर नर्व, आर्टरीज पढ़ी। अब अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक ना मैं पहले नहीं पढ़ाता था, ये टॉपिक ना मैं पहले पढ़ाता था, ना ये टॉपिक मेरे नोट्स में था। मेरे नए नोट्स है चैंपियन नोट्स, और एक कोर्स भी नया है ना, चैंपियंस कोर्स है। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए हैं जो यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के बारे में। अब बेटा जैसा नाम होता है ना वैसा ही काम होता है, देखो जिस इंसान का जैसा नाम वैसा ही काम। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेशिया? अब आप ये फेशिया वर्ड से क्या समझे? हर वर्ड का मतलब समझो आप, रटो मत सीधा। मसल जो रहता है ना, मसल की कवरिंग की, मसल के चारों तरफ जो एक कवरिंग होती है, मसल की कवरिंग को अपन बोलते हैं फेशिया। व्हाट इज फेशिया? मसल की कवरिंग। एक मसल है, मान लीजिए जे मेरे बाइसेप तो है नहीं, कल बॉडी बिल्डर आया था उसके बाइसेप थे, तो मसल के चारों तरफ जो एक कवरिंग है उसे अपन फेशिया बोलते हैं। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लेविपेक्टोरल फेशिया? ये नाम ये दर्शा रहा है ये क्लेविकल बोन से जुड़ी होगी, साथ में अपने पेक्टोरल रीजन में होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं क्लेविपेक्टोरल फेशिया होती कैसे है। तो आपको ना सबसे पहले डायग्राम जब आप भी पढ़ते हो ना, आपको क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, किस क्रॉस सेक्शन में पढ़ रहे हैं। ये बॉडी अपनी ऐसी है इंटीरियर में, ये 3D डायग्राम कैसा है मेरा, अभी ऐसा इंटीरियर में। अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं, साइड से कर दूं, साइड व्यू वाला दिखाऊं, तो ये साइड व्यू है। ये डायग्राम जो है ऐसा है, ये आप साइड व्यू देख रहे हो। अब सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज दिस। ये अपनी चेस्ट की सबसे बड़ी मसल है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब, पेक्टोरालिस मेजर मसल। देखा होशियार होते जा रहे हो पढ़ते पढ़ते मेरे साथ में। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल को मैं हाइड कर देता हूं, ऊपर ये जो मसल है इसको भी हाइड करता हूं और अपनी इस मसल को भी हाइड करता हूं। अब आपको दिखेगा असली माल। अब आप देखिए व्हाट इज दिस। दिस इज पेक्टोरालिस माइनर मसल। ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया इसी मसल को कवर करता है, और ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे ये जो मसल प्रेजेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं सब क्लेवियस मसल। ये अपनी है सब क्लेवियस मसल। एम आई क्लियर? अब देखो अब होता है क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। मैं ड्रॉ ही करता हूं, 3D में ड्रॉ करता हूं तो 2D में अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है ना, ये फेशिया हमेशा ग्रीन कलर से बनाई जाती है। अब क्या होता है ना, ये जो मसल को कवर करने वाली एक फेशिया होती है, वो क्या करती है, क्लेविकल के नीचे ये जो सब क्लेवियस मसल है ना, उसको ऐसे कवर करती है, यूं चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेगी। मैं ऐसा करता हूं, व्हाइट कलर लेता हूं, ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेगी इस मसल को, और फिर नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ भी दो पार्ट में स्प्लिट होगी, आगे और पीछे, और अपनी पेक्टोरालिस माइनर मसल को ऐसा पूरा यूं कवर कर लेगी इस प्रकार से। देख रहे हो आप, मैं आपको साइड में 3D डायग्राम दिखाता हूं। साइड में जब डायग्राम देखोगे आप समझ जाओगे। अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं बेटा बॉडी को। हमेशा याद रखना क्रॉस सेक्शन बहुत जरूरी है, इंटीरियर नहीं, ऐसा साइड एंगल से देख रहे हैं यूं। तो साइड एंगल से अपन देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। मैं और जूम कर लेता हूं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज क्लेविकल।
तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूं बनाना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लेविकल। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लेविकल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, क्लेविकल के नीचे अपने प्रेजेंट होती है एक मसल, उसको अपन बोल देते हैं सब क्लेवियस मसल। तो क्लेविकल के नीचे अपनी एक मसल होती है उसको बोलते हैं सब क्लेवियस मसल। और इसी क्लेविकल से एक और मसल निकलती है उसको अपन बोल देते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसको एक और मसल निकल रही है उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। और यहाँ पे एक और मसल है छोटी सी, पेक्टोरालिस मेजर मसल के अंदर है, छोटी सी है, उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब हो क्या रहा है कहानी आप समझो। अब ये जो क्लेविकल बोन है ना, उसको क्लेविकल बोन है उसके नीचे ये तो मसल है ना सबक्लेवियस मसल, उसको एक फेशिया ऐसे कवर कर लेती है चारों तरफ से, इसको बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। फिर ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया नीचे की तरफ आती है और अपना पेक्टोरालिस माइनर मसल को ऐसा दोनों तरफ से कवर करेगी। और फिर नीचे की तरफ ये जो क्लेविपेक्टोरल का हिस्सा बना है ना, इसको बोलने लगते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। इसी नामकरण कर देते हैं। अब अपने ऊपर अपनी गर्दन से नेक से एक फेशिया आती है, उसका नाम अपना होता है डीप सर्वाइकल फेशिया। उसकी एक लेयर होती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये गर्दन से आ रही है फेशिया। ये फेशिया क्या करती है, अपना क्लेविकल को क्रॉस करेगी, पेक्टोरालिस मेजर मसल को आगे से कवर करेगी, और पेक्टोरालिस मेजर मसल को कवर करने के बाद ये नीचे से ऐसे यूं फोल्ड बना लेती है, इसे हम बोल देते हैं एक्सिलरी फेशिया। ये ऐसा फोल्ड बना लेगी, उसे बोलते हैं एक्सिलरी फेशिया। अब होता क्या है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया लोअर पार्ट से नीचे से इसी एक्सिलरी फेशिया से जुड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर एक बार और आपको रिवाइज करवाऊं, अपर साइड बताऊं, आप खुद देखो, अंधे तो हो नहीं बेटा, खुद देख के बताओ मुझे। अपर साइड से क्या हो रहा है, ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया किससे जुड़ी है, अपनी क्लेविकल बोन से जुड़ी है। और क्लेविकल बोन से कैसे जुड़ी है, ये दो हिस्सों में, ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। इसका इंटीरियर लेमिना पोस्टीरियर लेमिना दोनों स्प्लिट हुए और अपना सबक्लेवियन मसल को इन्हें कवर करा। फिर एक क्लेविकल फेशिया फिर से दो पार्ट में स्प्लिट हुई, इंटीरियर पोस्टीरियर लेमिना में, और अपना पेक्टोरालिस माइनर मसल को कवर करा। नीचे से लोअर साइड से क्या हुआ, ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया किससे जाके जुड़ी, अपनी एक्सिलरी फेशिया से जाके ये जुड़ जाती है कुछ इस प्रकार से। एम आई क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट क्लेविपेक्टोरल फेशिया। फिर मेन चीज होती है कंटेंट्स। ये जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया होती है ना, उससे बहुत सी आर्टरी, बहुत सी नर्व क्या है ऐसे क्रॉस करती हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन कौन सी आर्टरी, कौन कौन सी नर्व और वेन क्रॉस करती है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये दिस इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। एम आई क्लियर? तो इस क्लेविपेक्टोरल फेशिया से सबसे पहले एक आर्टरी ऐसे उसको क्रॉस करती है, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, ये जो अपनी एक्सिलरी आर्टरी होती है ना, उसी की एक ब्रांच है थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, उसको क्रॉस करती है। थोरेको एक्रोमियन आर्टरी को क्रॉस करने के बाद वो एक वेन भी उससे क्रॉस करती है, ये अपनी होती है सेफेलिक वेन। साथ में इससे एक नर्व भी ऐसे क्रॉस करती है, उसको अपन बोल देते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व। और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी क्रॉस करती हैं, उन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक्स। तो ये चार स्ट्रक्चर पास करते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इसे स्टार मार्क कर लेना, ये एमसीक्यू में भी आता है और ये वेरी शॉर्ट में आता है। अब ये जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया अपन पढ़ रहे थे ना बेटा, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं बताओ, ये 2 नंबर में आता है एग्जाम में लिखने के लिए। और आपको 2 नंबर में वो यही बोलता है, वाइवा मैडम पूछ लेती है कि बेटा क्लेविपेक्टोरल फेशिया के आप वो सारे स्ट्रक्चर बता दो जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को ऐसे यूं पियर्स करते हैं, मतलब उसके अंदर से गुजरते हैं स्ट्रक्चर्स। क्या करना, एक आर्टरी, एक वेन, एक नर्व और एक लिम्फेटिक इससे यूं क्रॉस करती है। उसको याद करने का एक तगड़े जिंगल भी देता हूं, याद रखना, कूल टू लाला। ये कूल टू लाला से आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। कूल टू लाला, कूल टू लाला के सी से क्या हो गया, सेफेलिक वेन। 2 के टी से क्या हो गया, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। एल से अपना हो गया एक लिम्फेटिक, दूसरे एल से अपना हो गया लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो कूल टू लाला, जौहरी सर जो है बहुत कूल टू लाला है साहब, सब याद करा देते हैं। तो कूल टू लाला जिंगल से याद कर लेना। तो बस, एम आई क्लियर? अभी किस्मत अगर कभी खराब रही, किस्मत कब खराब होती है, जब एग्जामिनर का ना मूड होता है सटका, मतलब वही जो पुराने समय से चलता आ रहा है, मूड खराब है, बीबी ने रात में खाना नहीं दिया या पड़ गई हैं गालियां। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन जो 2 नंबर में या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं वो शॉर्ट में दे देगा।
डरने की कोई बात नहीं है। जॉरी सर यहाँ भी है। मैंने आपको ना पूरे नोट दे दिए, जो मैंने अभी पढ़ा है ना वो यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख दिया है। तो यार अब एक एक बच्चों से एक एक लाइन पढ़ाऊंगा ना, जमाना बीत जाएगा। मेरे नोट ऐप में भी डले हुए हैं, मेरे नोट वेबसाइट में भी हैं। 900 पेज के मेरे नोट से कलर वेबसाइट में मात्र 900 रुपए के। नोट के साथ में मिलते हैं ताश के पत्ते, साथ में आपको मिलते हैं क्या, आईएमपी टॉपिक के नोट्स। अगर तुम फोटो कॉपी कराओगे ना, 1 रुपए का एक पेज कितना पड़ेगा, 900 रुपए का। इससे अच्छा मेरी वेबसाइट से देखो। तुम हो जेनजी लोग, जेनजी लोग होते हैं स्मार्ट लोग, 1-2 हजार तुम पार्टी में उड़ा देते हो, तो लाखों के एमबीबीएस में मात्र 900 रुपए के नोट्स मंगाओ। अब वो कंजूसी मत मारो पढ़ाई में, और पढ़ो। मैंने ना नोट्स दे दिए, तो यू कैन रीड डेफिनेशन, कैसे कंटेंट होता है, मेन तो अपने स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पियर्स करता है। देन हियर वी गो। देन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो अपना बेहतरीन टॉपिक है, लॉन्ग में आता है, उसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड जो है ना, ये अपना एक लॉन्ग टॉपिक होता है। पहली बात तो ये कि हाँ भाई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड कैसे आता है, पहले के टाइम में ये लॉन्ग में आता था, डायरेक्टली बोलते थे कि बेटा मेमोरी ग्लैंड में लॉन्ग क्वेश्चन लिख दो। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड की डेफिनेशन लिखो, एक्सटेंड आप लिखो, रिलेशन आप लिखो, ब्लड सप्लाई लिखो, नर्व सप्लाई लिखो, और एक इसका होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखो। लॉन्ग ऐसे आता था। फिर इससे शॉर्ट नोट भी आते थे कि अलग से लिम्फेटिक ड्रेनेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, वो मेनली ब्रेस्ट के लिम्फेटिक वेसल से फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पर अलग से शॉर्ट नोट वो पूछ लेते थे। और अब तो जमाना ही बदल गया है, अब ऐसी केस स्टडी आती है पूरी की पूरी। अब केस स्टडी कैसी होती है, मैं आपको ये वाली केस स्टडी बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा। ये सेम, ये ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई केस स्टडी है। वो इस तरीके से बोलेंगे कि एक 48 साल की महिला सर्जरी ओपीडी में आई दिखाने, वो जब अपने ब्रेस्ट को छू रही है तो उसको ब्रेस्ट में गठान जैसे दिख रही है, लंप जैसे दिख रहा है उसको ब्रेस्ट में। जब एग्जामिन करा सर्जन ने तो पता चला कि पेशेंट को एक हार्ट कलर का लंप है, एक मास जैसा है जो पेलनेस है। कहां पे है, ब्रेस्ट के यहां पे, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में। याद रखना, मेल हो कि फीमेल हो, दोनों में ब्रेस्ट होते हैं, बट फर्क ऐसा रहता है, मेल के अंदर ब्रेस्ट जो है रूडिमेंट्री होते हैं, किसी काम के नहीं रहते। फीमेल में ब्रेस्ट जो है काम के होते हैं। जैसे ही कोई नया बच्चा जन्म होता है वो मिल्क पिलाते हैं। तो ब्रेस्ट का ये जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है, वहां पे मैक्सिमम टाइम कैंसर हो जाता है। मैं आपको सारे क्वाड्रेंट्स भी बताऊंगा। तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में उसको एक लंप दिखा, फिर सर्जन ने लिम्फ नोड वगैरह भी चेक करे, वो भी बड़े बड़े थे, तो ऐसे केस स्टडी आया। अब वो आपसे ऐसे सब क्वेश्चन पूछेगा। अब आप बताओ, पूरे ब्रेस्ट के नाड़ी में पूछ लेगा, अब आप बताओ एक्सिलरी आर्टरी का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड कैसा है। अब आप बताओ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, कि भैया ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, आर्टरी और नर्व कैसी है। अब आप रीजन आप बताओ कि मैक्सिमम टाइम ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, यह ब्रेस्ट जो है कैंसर होने के कारण अपनी मोबिलिटी लूज क्यों कर देता है, और इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज बताओ। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मेमोरी ग्लैंड के एनाटॉमी पता है तो सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दे दोगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं ब्रेस्ट पे। तो ब्रेस्ट है क्या, सबसे पहली बात मैं बताऊं, देखो जो पसीने निकालने वाले जो ग्लैंड होते हैं ना, उसे अपन बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, पसीना निकालने वाले ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। अब जो ब्रेस्ट ग्लैंड है ना, वो एक प्रकार का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही है, मतलब पसीने निकालने वाला ग्लैंड ही है वो, एक तरीके से मेमोरी ग्लैंड, बट वो मॉडिफाई हो गया है। और पसीना ना निकाले क्या निकाल रहा है, दूध निकलवाता है फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद, ताकि जो नया बच्चा है उसको नूरिश कर पाए। तो यहाँ पे लिखा है ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, ये जो चेस्ट का ये जो पेक्टोरल रीजन होता है ना, वहां पे ऐसे प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा बोथ सेक्सेस, ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, ये अपना मिसकंसेप्ट है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ब्रेस्ट होते हैं, दोनों में निप्पल होते हैं, मेल फीमेल दोनों में निप्पल है। वह फर्क इतना है, फीमेल के ब्रेस्ट जो है वो लार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको आगे जाके जो है बच्चे को नूरिश करना है ना, बच्चे को दूध पिलाना है, बस फर्क ये होता है। मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट होते हैं, बट फीमेल में फंक्शनल होते हैं, मेल में तो एक प्रकार से रूडिमेंट्री होते हैं। ब्रेस्ट जो है कैसे होते हैं, एक तरीके का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है ये। फिर अपने याद में कहां प्रेजेंट होते हैं, तो जो अपना ब्रेस्ट है ना, वो अपना प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया में। अगर मैं मेरे हाथ में दिखाऊं आपको, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ब्राउन ही सही, गोरा नहीं हूं ज्यादा, ब्राउन ही सही है, मेरी स्किन है भाई, है ना। सबसे पहले आपकी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर अपनी प्रेजेंट होती है स्किन। एम आई क्लियर, स्किन होती है। अब स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
स्किन के अंदर अपनी प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया। तो इसके स्किन के अंदर अपनी प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया। अब ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर अंदर की तरफ प्रेजेंट अपना होता है डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है डीप फेशिया। तो जो अपना पूरा का पूरा ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, वो इसी सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से, मैं क्लियर? तो जो अपना ब्रेस्ट है वो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है। अब ब्रेस्ट को ना बेटा 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ साइड में। अभी आप देखिए, तो ये फीमेल का पूरा मेमोरी ग्लैंड है। अब फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में अपन क्या कर रहे हैं, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। अपन एक लाइन ऐसे खींचते हैं वर्टिकल में, एक लाइन निप्पल्स होते हुए खींचते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो ऐसे देखो, लाइन खींचने के कारण क्या हुआ, अपने ब्रेस्ट के 4 हिस्से हो गए। तो ब्रेस्ट जो होता है ना, उसके इस प्रकार से 4 हिस्से होते हैं। मतलब ब्रेस्ट को अपन ऐसे 4 अलग अलग हिस्सों में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वालों का नाम होता है अपर। जो क्वाड्रेंट बॉडी के अंदर की तरफ है उसे बोलते हैं अपर। इनर क्वाड्रेंट साइड से बात है, अंदर की तरफ है तो उसे बोलेंगे अपर इनर क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट बाहर होता है उसे बोलेंगे अपर आउटर क्वाड्रेंट। सेम नीचे की तरफ है तो लोअर क्वाड्रेंट। जो बॉडी के अंदर होगा उसे बोलेंगे लोअर इनर क्वाड्रेंट। जो बॉडी के बाहर होगा उसे बोलेंगे लोअर आउटर क्वाड्रेंट। अब क्या होता है ना, फीमेल में मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे महिलाएं ज्यादा हीरोगिरी सुट्टेबाजी ज्यादा कर रही है भाई, स्मोकिंग, तो वहां पे वेस्टर्न कंट्री में आपको ना ब्रेस्ट के अंदर फीमेल में कैंसर बहुत मिलते हैं। और मेरी एक फैमिली के अंदर, मतलब बहुत ही खानदान में होते हैं ना, बहुत लंबा खानदान है, उसमें बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे हमारे यहाँ। उनकी वाइफ नर्स थी, नर्स होने के बावजूद वो मतलब अपना चेकअप नहीं करा भाई टाइम पे, ब्रेस्ट कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल गया था। अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसका एक ही इलाज है, कैंसर का ट्यूमर हटा देते हैं। कितनी बार, पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही हटाना पड़ता है फीमेल का। अब मैक्सिमम टाइम ब्रेस्ट का कैंसर कहां पे बनता है, यहाँ पे अपर आउटर क्वाड्रेंट पे। ये मैडम वाइवा में पूछ लेती है, ब्रेस्ट का कैंसर कहां बनता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में बनता है। अब आपको ना एक और चीज बताता हूं। अब देखो, पूरा का पूरा ब्रेस्ट जो है कहां प्रेजेंट है बेटा, अपना प्रेजेंट है सुपरफिशियल फेशिया में। सिर्फ आउटर क्वाड्रेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब वो गड़बड़ क्या होती है वो दिखाता हूं। गड़बड़ कुछ नहीं होती, आउटर क्वाड्रेंट का एक हिस्सा हल्का सा डीप फेशिया में चला जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे जाता है। देखो, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सबसे बाहर क्या होती है, स्किन, बोला था ना सबसे बाहर स्किन होती है। स्किन के बाद क्या होता है एवरीबॉडी, सुपरफिशियल फेशिया। और इसी सुपरफिशियल फेशिया में अपना ऐसा इस प्रकार से ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है ना। सुपरफिशियल फेशिया के बाद अपना प्रेजेंट होता है इस प्रकार से अंदर की तरफ डीप फेशिया। अब होता क्या है, ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना बेटा, ये मेमोरी ग्लैंड का ये जो आउटर, ये अपर आउटर वाला हिस्सा है मेमोरी ग्लैंड का, उसका हिस्सा जो है हल्का सा डीप फेशिया में एक्सटेंड कर जाता है। हल्का सा उसका एक फेशिया डीप फेशिया में चला जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में अपर आउटर साइड में एक फोरामेन होता है, एक छेद होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन लैंगर। ये फोरामेन लैंगर्स के जरिए क्या होता है ना, ये जो ब्रेस्ट है इसका अपर आउटर क्वाड्रेंट का हिस्सा हल्का सा एक्सटेंड कर जाएगा, हल्का सा अंदर की तरफ चला जाता है डीप फेशिया में। तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है ना, जो डीप फेशिया में चला गया अपने ब्रेस्ट का अपर आउटर क्वाड्रेंट का, इसी हिस्से को अपन बोल देते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो इसे बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो अपना मेमोरी ग्लैंड है वो पूरा सुपरफिशियल फेशिया में होता है। सिर्फ अपर आउटर क्वाड्रेंट का अपर हिस्सा हल्का सा डीप फेशिया में ऐसा अंदर की तरफ चला जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। कैसे, यहाँ पे फोरामेन होता है, फोरामेन लैंगर्स के जरिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है वो डीप फेशिया में चला जाता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। कैसे, एक फोरामेन के जरिए, उसे फोरामेन लैंगर्स बोलते हैं। देन फिर अपन आ जाते हैं मेन हिस्से पे, एक्सटेंड पे, कि भैया ये कैसे एक्सटेंड होता है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे वर्टिकली। अब यहाँ पे मैं मेरे दोस्त को बुलाना चाहूंगा, आप आज से समझ पाएंगे। वर्टिकली अगर अपन देखें ना, 2nd एंड 6th रिब तक एक्सटेंड होता है। याद देखिए, ये पूरा मेमोरी ग्लैंड है, ये मेमोरी ग्लैंड है। तो मेमोरी ग्लैंड यहां से यहां तक, मेमोरी ग्लैंड वर्टिकल में कैसे एक्सटेंड होता है, मेमोरी ग्लैंड में यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है 6th रिब, मेमोरी ग्लैंड में ऊपर की तरफ अपनी प्रेजेंट होती है 2nd रिब, नीचे की तरफ अपनी प्रेजेंट होती है 6th रिब। तो 2nd रिब से लेकर 6th रिब तक तो अपनी यहां पे ऐसी प्रेजेंट होती है 2nd रिब, और यहां पे अपनी प्रेजेंट होती है 6th रिब। तो अपनी 2nd रिब से
6th रिब तक अपना मेमोरी ग्लैंड इस तरीके से एक्सटेंड करता है वर्टिकल में। देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, अपनी एक प्रेजेंट होती है स्टर्नम। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ चुका है आपका बॉडी बिल्डर महेंद्र बाहुबली। आय हाय क्या बॉडी है। तो देखो मेल फीमेल दोनों में ब्रेस्ट होते हैं, बस यहाँ पे रूडिमेंट्री है, अपने ज्यादा इसके लार्ज नहीं है क्योंकि सारी बात मेल आदमी रूडिमेंट्री आदमी बॉडी बिल्डर अलग से। तो आप देखो अपना ये रिब्स है, तो अपने ब्रेस्ट कैसे होते हैं, अपने सेकेंड रिब से लेकर 6th रिब तक वर्टिकली ऐसे एक्सटेंड होते हैं, वर्टिकली एक्सटेंड होते हैं। अब अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल में। अब यहाँ पे कौन सी हड्डी है बीच में, चेस्ट में ऐसी एक हड्डी प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम है, तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल में देखें तो स्टर्नम से अपने ब्रेस्ट स्टार्ट होते हैं चलना, और अपना ये प्रेजेंट होता है एक्सिला। ये एक्सिला में ऐसी एक, अगर मैं एक्सिला के बीच में से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूं तो उसे क्या बोलेंगे, और एक्सिला के बीच में से अगर ऐसी एक मैं लाइन ड्रॉ करूं इसे क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। तो अपना ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो हॉरिजॉन्टल में अपनी ये स्टर्नम है, स्टर्नम से लेकर अपना मिड एक्सिलरी लाइन तक ऐसा यूं एक्सटेंड करता है। एम आई क्लियर? चलो ताली बजाओ भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से आ पाते हैं, शर्ट उतार पाते हैं, तुम्हें पढ़ा पाते हैं। तो मेरी तरफ से भाई बहुत शानदार मेरा बॉडी बिल्डर। देन अब अपन देखते हैं डीप रिलेशन। तो डीप रिलेशन बताता हूं अब देखो आपको। तो डीप रिलेशन कैसे होते हैं इसके, तो जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी ग्लैंड कहां पे अपने लाई करती है, सुपरफिशियल फेशिया में होती है, ये स्किन है, ये सुपरफिशियल फेशिया है, और ये अपनी होती है डीप फेशिया। तो जस्ट डीप फेशिया के आगे अपना ऐसा पूरा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डीपर द 3 पार्ट, अब मेमोरी ग्लैंड अभी डीप फेशिया के भी अंदर यहां पे ना ऐसी 3 मसल प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड के, मेमोरी ग्लैंड के साथ जो रिलेशन बनाती है, मतलब डीप। अब ये मेरा मेमोरी ग्लैंड जैसे कि भाई को अगर मैं दिखाऊं क्लियरली, आप इसका दे देखो, मान लीजिए मेमोरी ग्लैंड है। अब मेरी मेमोरी ग्लैंड पूरा कहां है, सुपरफिशियल फेशिया में। अब मेमोरी ग्लैंड के पीछे 3 मसल होती है, एक तो बड़ी वाली मसल है, 3D में दिखा दूंगा, पेक्टोरालिस मेजर मसल। एक मसल ऐसी होती है, अब ये देखो एक मसल ये हो गई पेक्टोरालिस मेजर मसल, एक मसल ये हो गई सेरेटस इंटीरियर मसल। पेट से ऐसी एक आती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल, सेरेटस इंटीरियर मसल और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इन तीनों मसल के ऊपर ऐसा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मैं आपको 3D में भी दिखा देता हूं। यहाँ पे आप 3D डायग्राम देखिए, तो ये तो बड़ी जो मसल है ना बेटा, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। साइड में ये जो मसल है ये अपनी सेरेटस इंटीरियर मसल, और नीचे की तरफ ये है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब मेमोरी ग्लैंड जो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। मेमोरी ग्लैंड के पीछे क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, सेरेटस इंटीरियर मसल है और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। 3 मसल है रिलेशन बनाती है। अब लोग वहां पढ़ा देते हैं 2D में, प्रोफेसर लोग, मैं आपको 3D में पढ़ाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देन अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है, अपन उस पर आते हैं। तो देखो मेमोरी ग्लैंड के, अब मेमोरी ग्लैंड के ना, मेमोरी ग्लैंड को अपन ने 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है मेमोरी ग्लैंड को। मेमोरी ग्लैंड में देखो, अब मैं आपको दिखाऊं, एक मॉडल मैंने आपके लिए बनाया है, ये आप देखिए। तो ये पूरा मेमोरी ग्लैंड है। तो मेमोरी ग्लैंड में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर ऐसे प्रेजेंट है स्किन। स्किन में अपने ऐसे प्रेजेंट होता है निप्पल। निप्पल डार्क होता है लेकिन ये रखने में बहुत पुराना मॉडल है, टूट गया। तो यहाँ पे निप्पल है, तो एक होता है स्किन। अब आ जाते हैं, अगर मैं मेमोरी ग्लैंड को जो साइड एंगल में दिखाऊं, ये अपन ऐसे देख रहे हैं, मान लीजिए मेमोरी ग्लैंड है फ्रंट व्यू। अब अगर मैं मेमोरी ग्लैंड को कट कर दूं बीच में से आपके लिए और साइड में दिखाऊं, तो आपको ये दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन, देख रहे हो आप। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर के स्ट्रक्चर अपन अब देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो है अपना स्किन के अंदर अपने प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा और अपने प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा। मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूं तो आपको और से समझ में आएगा। ये आप देखिए, तो ये साइड व्यू है अपना मेमोरी ग्लैंड का, मान लीजिए। तो मेमोरी ग्लैंड में सबसे बाहर अपना प्रेजेंट क्या होता है, सबसे बाहर अपना प्रेजेंट होता है इस तरीके से स्किन। स्किन में प्रेजेंट क्या होता है, एक निप्पल प्रेजेंट होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर है निप्पल। फिर इसके अंदर अपना ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे अपन बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने ब्रेस्ट के ऐसे बड़े बड़े लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं अपन ब्रेस्ट के लोब्स। 10 से 15 अपने ब्रेस्ट के लोब होते हैं, उसी के अंदर अपना प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अपने सिक्रेट करवाने वाले ग्लैंड, ट्यूबुलो एवुलर ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड, ये ट्यूबुलो एवुलर ग्लैंड क्या करते हैं, मिल्क सिक्रेट करते हैं। उसके बाद पीछे की तरफ ये पूरा अपना स्ट्रोमा कहलाता है।
ये स्ट्रोमा क्या करता है, इसमें मेनली फैट वगैरह होते हैं और लिगामेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फाइबर होते हैं, मेनली लिगामेंट नहीं, फैट और फाइबर होता है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर है। तो राइट नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला बहुत प्यारा डायग्राम है जो आपको समझ में आएगा, ये आपको दिखाई देगा, दिख रहा है आपको सबको क्लियरली है? तो देखो सबसे बाहर क्या है, स्किन है, ये दिख रहा है, ये स्किन है। स्किन में देखो ऐसा प्रेजेंट है निप्पल, ये स्किन में एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं निप्पल। निप्पल का जो सराउंडिंग एरिया वो हल्का सा डार्क होता है, उसे बोलते हैं एरियोला। ये स्किन यहीं पे खत्म, स्किन इतना सा ही था। फिर इसके अंदर ऐसा प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमा, ये देख रहे हो आप, ये पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा में ऐसे प्रेजेंट होते हैं 15 से 20 मेमोरी के लोब, 15 से 20 मेमोरी के ऐसे लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इस 15 से 20 मेमोरी के लोब्स में क्या प्रेजेंट होता है, 15 से 20 इस मेमोरी के लोब्स में अपने ऐसे ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे ग्लैंड है, ये लंबे लंबे ट्यूब जैसे, तो इन्हें अपन बोलते हैं ट्यूबलो एल्वुलर ग्लैंड्स। ये उन ग्लैंड की देखो ऐसी डक्ट है, तो ये एक ट्यूबलो एल्वुलर ग्लैंड, ये दो ट्यूबलो एल्वुलर ग्लैंड, ये क्या मिल्क को सीक्रेट करवाते हैं। ये सारी डक्ट आपस में जुड़ जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बनाती है। अब बात आ गई यहां पर, और जूम करते हैं अपन, डक्ट पे आ जाते हैं। अब ये कॉमन डक्ट आई, अब इस प्रकार से ना सारी डक्ट निप्पल में जाके खुलती हैं। ये निप्पल में खुलने से पहले हल्की सी ना फूल जाती हैं, इस तरीके से लैक्टिफेरस साइनस इसे बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को लैक्टिफेरस साइनस बनाते हैं, हल्की से फूल जाती है, फिर से निप्पल में खुल जाती है। सारी डक्ट ऐसा करती है। तो याद रखना निप्पल में 15 से 20 इस प्रकार से लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है, इस प्रकार से। अब मैं ना एक आपको ये ग्लैंड जो है ना ये भी दिखाता हूं कि ये ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड दिखता कैसा है। आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में, बता दूंगा कौन कौन से बनाने हैं, मतलब आप ध्यान दीजिए भी पढ़ने में। ये देखो, ये ऐसे दिखाता हूं, आपको दिखाई दिया? व्हाट इज दिस मेरे भाइयों, ये हो गया निप्पल। निप्पल के चारों तरफ डार्क पिगमेंटेड एरिया है, दिस इज नोन एज एरियोला। ये क्या एरिया है बेटा, ये अपना एक मेमोरी ग्लैंड का लोब, ठीक है। अब एक मेमोरी ग्लैंड के लोब में बहुत सारे अपने ऐसे ग्लैंड होते हैं, ये अपने ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड जहां से मिल्क अपना सीक्रेट होता है। फिर ये निप्पल में ओपन होने से पहले हल्का सा फूल जाता है, इसे बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। अब ये जो एसिनाई है ना, इनमें मिल्क बना, ये मिल्क ऐसे ट्यूब्स में आया, लैक्टिफेरस साइनस होते हुए निप्पल में आ गया, निप्पल के जरिए बच्चे के मुंह में चला गया। इस प्रकार से पूरा फ्लो होता है। तो पूरे मैंने आपको बेटा स्ट्रक्चर बना दिए। अब आपको मैं पढ़वा देता हूं एक एक करके, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बता देता हूं। देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है निप्पल। निप्पल को सब कुछ जानते हैं, एक पिगमेंटेड एरिया वो होता है कोनिकल बाहरी तरफ, और निप्पल के चारों तरफ थोड़ा डार्क एरिया होता है, उसे बोलते हैं एरियोला। अब अपन आते हैं स्किन में। स्किन के अंदर एक कोनिकली प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं निप्पल। निप्पल कहां प्रेजेंट होता है, अपना प्रेजेंट होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब बोलोगे सर ये क्या होता है सर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस? 3D में भी दिखा दूंगा, अभी 2D में देखो आप, ये देखो। अब यहां पे बहुत सारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। अब दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो भाई की यहाँ पहली और दूसरी रिब है, उसके बीच में यहाँ पे इसका फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, और ये अपना है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब आप खुद देखो, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मैंने क्या प्रेजेंट होता है, अब मैं इस प्रकार से निप्पल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फिर इस निप्पल पे अगर अपन ध्यान दें, करीबन 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट पियर्स करती हैं। फिर ये जो निप्पल है ना, वो कुछ इस प्रकार से रहता है। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा निप्पल, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा निप्पल। तो निप्पल के अंदर ना कुछ मसल होती हैं, कुछ मसल जो है ऐसी गोल गोल सी मसल होती है निप्पल में, उन्हें अपन बोल देते हैं सर्कुलर मसल। कुछ मसल जो होती है ना ऐसी लंबे में प्रेजेंट होती है निप्पल में ऐसे, उनको अपन बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो निप्पल में भी दो मसल है, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर निप्पल के नीचे की जो स्किन रहती है ना, वो डार्क पिगमेंटेड हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं एरियोला। चलो ठीक है भाई, इतना हो गया। देन पेरेन्काइमा पे जाते हैं। सो मेमोरी ग्लैंड कंपोज, मेमोरी ग्लैंड के पेरेन्काइमा में क्या होता है, ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड होते हैं जो मिल्क सीक्रेट करते हैं, मैंने आपको बताया। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है एक तरीके से। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 लोब्यूल, करीबन 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब्यूल्स में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, एल्वुलियाई होती हैं जो कि अपने लैक्टिफेरस डक्ट से सीक्रेट करते हैं। मतलब ये अपना ग्लैंड हो गया, उसकी डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल तक जाती है, और निप्पल से खुलने से पहले हल्की सी फूल जाती है। जो अपना लेटरल डक्ट नियर द टर्मिनल, टर्मिनल के नीचे डक्ट हल्की सी डायलेट हो जाती है इस तरीके से, और बना लेती है लैक्टिफेरस साइनस। फिर अगर अपन लेस वाले पार्ट में आ गए स्टोमा पे, स्टोमा पे क्या है, स्टोमा में सिर्फ अपना फाइब्रस पार्ट है, बहुत सारा फैट होते हैं,
मतलब स्टोमा जो है इट इज अ पार्शली फाइब्रस एंड पार्शली फैटी, मतलब थोड़ा फैट भी होता है थोड़ा फाइबर भी होता है। अब इसी स्टोमा के कारण क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड बहुत ही ज्यादा मूवेबल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मूवेबल होते हैं। अब देखो क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, अपना भाई तो मेल आदमी है, ये तो भाई का चेस्ट है इतना शानदार। अगर ये फीमेल होता है इसके मेमोरी ग्लैंड थोड़े बड़े होते हैं और वो चलते फिरते हल्के से ना मूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोमा है, स्टोमा फाइबर होते हैं। अब मान लीजिए कैंसर वगैरह हो गया, उस समय क्या होता है ना, वो कैंसर का ट्यूमर स्टोमा से कड़क हो जाता है, वो मेमोरी ग्लैंड की मूवेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। सेम कैंसर की एक और पहचान क्या है, जो निप्पल जो होते हैं ना, अभी नॉर्मल निप्पल ऐसा होता है, कैंसर में निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है, निप्पल भी अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना जरूरी था। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे ना तब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन अब बने आते हैं ब्लड सप्लाई पे। तो बेटा ब्लड सप्लाई तो रटना ही पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी, उसमें तो कुछ अपन कर नहीं सकते। अब मैं आपको इतना बोल दूंगा कि एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस के कारण इसका ब्लड सप्लाई होता है। तो अब मैं आपको पूरा डायग्राम के जरिए इसका ब्लड सप्लाई समझाता हूं। तो ये अपनी कौन सी आर्टरी बेटा, अभी कुछ देर पहले पढ़ाई थी, ये अपनी है एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट, एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो अपने मेमोरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करता है। एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से दो ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच को अपन बोल देते हैं थोरैकोअक्रोमियन आर्टरी, दूसरी ब्रांच को अपन बोलते हैं लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये क्या करता है, ये रिमेनिंग मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। फिर तो एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस के कारण इसका ब्लड सप्लाई होता है। उसके अलावा साइड से अपना जो इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है, मतलब अपने ये रिब्स है, रिब्स के नीचे अपनी कोई ऐसी आर्टरी प्रेजेंट होती है, अपन थोरेक्स में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल आर्टरी। तो रिब्स के नीचे जो इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है ना, वो भी मेमोरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, फिर अपना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एक अपना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है। ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी क्या करती है, ऐसी कुछ परफोरेटिंग ब्रांच देता है, उसके कारण भी मेमोरी ग्लैंड का ब्लड आर्टेरियल सप्लाई होता है। तो ये सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए, आर्टरी आर्टरी, यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना आर्टरी लिखना और ऐसे सारे नाम लिख देना। फिर अपन बात करें वेन्स की। चलो अब बात अपन करते हैं वेन्स की। तो दो प्रकार की वेन्स होती हैं अपनी बॉडी में, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। एक होती है सुपरफिशियल वेन, एक होती है डीप वेन। अब सुपरफिशियल वेन क्या करता है, पूरे मेमोरी ग्लैंड से ब्लड सप्लाई, पूरे मेमोरी ग्लैंड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और अल्टीमेटली सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर ड्रेन कर देता है, एक बड़ी वेन होती है इंटरनल थोरेसिक वेन, उसके अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें ड्रेन कर देगा। सेम अपन बात करें डीप वेन, मेमोरी ग्लैंड के अंदर की तरफ कुछ डीप वेन्स भी होती हैं, वो क्या करेगा, सारा का सारा ब्लड ड्रेन करेगा और अल्टीमेटली वो सारा ब्लड ड्रेन कर देता है एक्सिलरी वेन को और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन को। फिर अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई को। अब ना एक चीज बच्चों को बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है कि मेमोरी ग्लैंड दूध जब निकालेगा जब नर्व सप्लाई उसको सिग्नल देगा, ऐसा नहीं होता। नर्व सप्लाई सिर्फ सेंसरी नर्व सप्लाई होती है। ये अपन ने जैसे मेमोरी ग्लैंड को छुआ, मेमोरी ग्लैंड को दबाया या स्विच दबाई, तो मतलब कि टच, पेन, प्रेशर, ये सब फील कराने के नर्व होते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड से दूध कब निकलता है, जब बच्चा मां के निप्पल को सक करेगा तो एक हार्मोन निकलता है ब्रेन से, ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, निप्पल के मसल को अपना कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर दूध निकलेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण दूध निकलता है। मेमोरी ग्लैंड में दूध कब बनता है, जब ब्रेन से हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन। तो नर्व सप्लाई से दूध निकलने का कोई रिलेशन नहीं है। तो नर्व सप्लाई लेकिन मेमोरी ग्लैंड को कौन करता है, तो याद रखना 4th से लेकर 6th इंटरकोस्टल नर्व, डायरेक्टली नाम याद करना पड़ेगा। इंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो होती है ना, इंटीरियर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, क्यूटेनियस मतलब जो स्किन को सप्लाई करे, 4th से लेकर 6th इंटरकोस्टल नर्व जो होती है ना, अपने इंटरकोस्टल मतलब रिब्स के नीचे वाले नर्व, तो 4th, 5th, 6th रिब, इन रिब्स के नीचे जो नर्व है ना इंटरकोस्टल नर्व, वो सप्लाई करते हैं मेमोरी ग्लैंड को। दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड। इतना ही ये था बेटा, बस खत्म हो गया है। बस इसका एक आखिरी पार्ट बचा है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही आपको अलग से शॉर्ट नोट में जाता है। ये आपको अलग से फाइनल ईयर में सर्जरी जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको मैडम रिवाइज कराती है कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये भले ही मैंने आपको पढ़ाया था बट एक बार और रिवाइज कराता हूं। यार ये लिम्फेटिक्स होते क्या है, अब आपको मैं ना आसान भाषा में बोलता हूं। पाइप, आपके घर के अंदर पाइप है, उससे क्या जाता है, सर कोका कोला। सर मेरे एक चाचा है, उनके पाइप से तो बियर बहती है सर।
पौधों में पानी डालते हैं सर, हम पीते तो बियर है, हम ऐसा तो है नहीं। घर के अंदर हम तो भाई सज्जन लोग हैं, हमारे घर के पाइप से पानी जाता है। सेम अपनी बॉडी के अंदर भी ना बेटा पाइप्स होती हैं, बहुत सारी पाइप्स होती हैं। एक पाइप जो होगी वो अपनी उसको अपन बोल देते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, अपने बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक ऐसी पाइप होती है उन्हें बोलते हैं वेन्स। वेन्स क्या करती है, अपनी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब एक और पाइप होती है, बच्चे समझते नहीं है, उसे अपन बोल देते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल क्या कैरी करती है, लिम्फेटिक फ्लूइड। अब भैया मूरी मैया लिम्फेटिक फ्लूइड्स का हो गए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी बार नहीं पढ़ा बेसिक नीट के टाइम। अब ये अपन आते हैं सेल। दो सेल्स के बीच में अपनी जो जगह होती है ना उसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ना कुछ अपना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर लिम्फेटिक फ्लूइड। तो यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है अपना लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए कैरी करता है। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, कुछ जगहों पे ऐसी फूल जाती हैं, ऐसी फूल जाती हैं, उन्हें अपन बोल लगते हैं लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड में क्या होते हैं ना, अपने डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल वगैरह होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है ना तो यहीं पे इनकाउंटर कर लेते हैं। अब होता क्या है ना, ये दो सेल हैं। अब मान लो भगवान ना करे खुदा ना करे कभी ऐसा हो, मान लो ये सेल कैंसर करवाने वाला सेल हो, तो ये कैंसर करवाने वाले सेल के कुछ रिमेनिंग पार्ट जो है इस लिम्फेटिक फ्लूइड में आ जाते हैं, और लिम्फेटिक फ्लूइड के जरिए वो कहां चले जाते हैं, इस तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स में। अब ये लिम्फेटिक वेसल के जरिए कहां चले जाते हैं, लिम्फ नोड में। और ऐसे ही ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक वेसल ना आगे जाके अपना वेन्स में जाके जुड़ता है, फिर ये कैंसर सेल ऐसे वेन में चले जाएंगे, वेन के जरिए हार्ट में चले जाएंगे, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। सो इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं, आप समझे कैंसर कैसा फैलता है। कैंसर के सेल जो है लिम्फेटिक वेसल्स के कारण फैलते हैं, तो बहुत ही डेंजरस चीज है यार, डेट इज व्हाई अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन को लिम्फेटिक सप्लाई जो है किसी भी ऑर्गन का, उसको दो हिस्सों में पढ़ना पड़ता है। एक होती है लिम्फेटिक वेसल्स, ये पाइप, और एक होते हैं लिम्फ नोड्स, जो मोटा फूला वाला हिस्सा होता है लिम्फेटिक वेसल का, उसे बोलते हैं लिम्फ नोड। एम आई क्लियर? तो दो हिस्सों में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लिम्फ नोड्स पढ़ लेते हैं। चलिए, अब लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ब्रेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्जरी के लिए, क्योंकि कैंसर एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड्स में फैलते हैं। लिम्फ नोड्स कितनी प्रेजेंट होती है, अब मैं आपको वो बताता हूं। चलिए, तो यहां पे मैं मेरे बॉडी बिल्डर को एक बार लाना चाहूंगा, वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। अब देखिए आप, अब क्या होता है, अपनी बॉडी में एक होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। इसका नाम ही चिक चिक के बता रहा है। एक्सिलरी लिम्फ नोड कहां प्रेजेंट होते हैं होंगे, जाहिर बात है यहां पे अपने प्रेजेंट होंगे एक्सिला पे। अब ये जो अपना पूरा एक्सिला जो होता है ना, वहां पे अपने प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड क्या करते हैं, अपने ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज कर लेते हैं। फिर कुछ लिम्फ नोड जो होते हैं ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट के और मतलब स्टर्नम और ब्रेस्ट के साइड में। उन लिम्फ नोड्स को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। ये इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, ये भी ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज कराते हैं। कुछ लिम्फ नोड ऐसे ऊपर कुछ नीचे प्रेजेंट होते हैं, कुछ उसको बोल देते हैं सम लिम्फ नोड। अब आ जाते हैं अपन एक्सिलरी लिम्फ नोड पे। तो कितने एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, तो अपने कुल मिला के 1 2 3 4 5 अपने एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं। इंटीरियर वाले को बोलेंगे इंटीरियर, पोस्टीरियर को बोलेंगे पोस्टीरियर, लेटरल को बोलेंगे लेटरल, सेंटर को बोलेंगे सेंट्रल, एपिकल को बोलेंगे एपिकल। एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं ना बेटा, वो करीबन अपनी बॉडी में ब्रेस्ट का 75 मतलब आधे से भी ज्यादा ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सिलरी लिम्फ नोड के कारण होता है। दैट इज व्हाई कैंसर में एक्सिलरी लिम्फ नोड बहुत ही बड़े हो जाते हैं। अपने जो केस स्टडी अपन ने पढ़ी थी ना ऊपर, उसमें भी यही पढ़े थे। फिर एक होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ये मात्र 20% ही ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज कराते हैं। फिर बचे हुए जो लिम्फ नोड होते हैं ना, जैसे कि सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड, ये नाम ही चीज के बता रहा है, क्लाविकल के ऊपर है। डेल्टोबैक्टोरल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड है, डायफ्राम के नीचे होगा। ये बचे हुए 4 लिम्फ नोड भी अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, लेकिन सिर्फ 5% ही। तो वे डायग्राम के जरिए पढ़ेंगे। तो अपना क्या होता है ना, इंटीरियर में एक्सिला में कुछ प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर लिम्फ नोड। जाहिर सी बात है, जैसा नाम बेटा वैसा काम। इंटीरियर में इंटीरियर लिम्फ नोड, एक्सिला में पीछे की तरफ। पोस्टीरियर में अपने प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर लिम्फ नोड, एक्सिला में लेटरल में प्रेजेंट होते हैं लेटरल लिम्फ नोड। अब ये इंटीरियर पोस्टीरियर ये दोनों के दोनों लिम्फ नोड क्या करते हैं, अपने एक्सिला में सेंटर में एक लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड। उसके अंदर सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेन कर देते हैं। अब ये सेंट्रल वाला सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लूइड किसको देता है,
अपना डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड को देता है। उसके बाद डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड किसको देता है? सबसे ऊपर अपना एक लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, एपिकल लिम्फ नोड। उस एपिकल लिम्फ नोड को लिम्फेटिक ड्रेनेज कर देता है। फिर साइड में अपने प्रेजेंट होते हैं इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। बच्चे क्या सोचते हैं इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड क्या करेगा? अपने मेमोरी ग्लैंड के सिर्फ आधे हिस्से को ही लिम्फेटिक ड्रेनेज करेगा, तो ऐसा नहीं होता। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड अपने पूरे ब्रेस्ट से ले लेता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कर लेता है। फिर मैंने आपको बताया था कुछ और लिम्फ नोड्स भी होते हैं, जैसे कि एक डायफ्राम मसल होती है, उसके नीचे अपना प्रेजेंट होता है सब पेरिटोनियल या फिर सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड। एक साइड में प्रेजेंट होता है पोस्टेरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, ये भी 5% लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाते हैं। अब मैं आपको ना इसको बॉडी में ड्रॉ करके दिखाता हूं, बिकॉज क्या आप इमेजिन नहीं, देखो अपन 2D पढ़ना अलग होता है, 3D पढ़ाना अलग होता है, और ऐसा इंसान की बॉडी में पढ़ाना तो बहुत ही अलग होता है। ये सिर्फ जॉरी एमबीएस करता है आपके लिए पूरी मेहनत। ये एक्सिला है, तो एक्सिला में कुछ आगे की तरफ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं इंटीरियर लिम्फ नोड। फिर एक्सिला के पीछे कुछ लिम्फ नोड होते हैं, उसको बोलते हैं अपन पीछे पोस्टीरियर लिम्फ नोड। फिर कुछ सेंट्रल में लेटरल में होते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल लिम्फ नोड। तो ये इंटीरियर लिम्फ नोड, फिर इंटीरियर लिम्फ नोड और ये पोस्टीरियर लिम्फ नोड क्या करते हैं अपना इस तरीके से, सेंट्रल लिम्फ नोड को सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। सेंट्रल लिम्फ नोड सारा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है एपिकल लिम्फ नोड को। अगर ये मेमोरी ग्लैंड मानू तो इसके साइड में अपने प्रेजेंट होंगे इस प्रकार से इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। ये पूरे ब्रेस्ट से ऐसा लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आधे हिस्से से कर लें, ये पूरे हिस्से से करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज। एक बार और अपन लिम्फेटिक वेसल्स भी पढ़ लेते हैं। तो बेटा पढ़ाओ ऐसे कि सारा नॉन मेडिको को भी समझ में आ जाए। मैं इतनी प्यारी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं कि सब लोगों को आता है समझ में। देन हियर वी गो, राइट नाउ यहां पे अपन आते हैं। सो लिम्फेटिक वेसल्स पे अपन आ जाते हैं। सो अपनी बॉडी में कितनी लिम्फेटिक वेसल्स हैं? 2 प्रकार की लिम्फेटिक वेसल्स होंगी अपनी बॉडी में। एक लिम्फेटिक वेसल्स कैसी होंगी? जो सुपरफिशियल में प्रेजेंट होंगी ऊपर की तरफ, उन्हें अपन बोलेंगे सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल। तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल जो होती है ना, वो पूरे ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज कर लेता है और अल्टीमेटली ड्रेन किसमें करता है? मतलब सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स किससे लिम्फ नोड ड्रेन करेगा, मतलब किससे लिम्फेटिक वेसल ड्रेन करेगा? तो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट का पूरा एरिया, ब्रेस्ट का पूरा जो स्किन होता है ना, पूरा ब्रेस्ट का स्किन का लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन करेगा? ब्रेस्ट के स्किन वाले पार्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन करेगा? सुपरफिशियल लिम्फ नोड। सिर्फ निप्पल को छोड़ के, निप्पल वाले एरिया को छोड़ के ब्रेस्ट का पूरा स्किन का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन करता है? लिम्फेटिक वेसल्स करती हैं, एक्सेप्ट निप्पल, निप्पल को छोड़ के। फिर मैंने आते हैं डीप लिम्फेटिक वेसल्स की। डीप लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं? अपने ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रोमा, ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा और स्किन का निप्पल वाला पार्ट, इन सब से क्या करता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाता है। फिर यहां पे वही लिखा है इंटीरियर और पोस्टीरियर वाला किसको देगा? सेंट्रल को देगा, सेंटर और लेटरल को। सेंट्रल लेटरल किसको देंगे? एपिकल को देंगे। फिर यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड जो होते हैं ना, ब्रेस्ट के आधे हिस्से को भी सप्लाई करेंगे, मतलब कि ब्रेस्ट के पूरे। लोग क्या सोचते हैं इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड यहां प्रेजेंट है तो सिर्फ वो इतने एरिया को सप्लाई करेगा, पूरे एरिया को कराते हैं। फिर अपन आते हैं प्लेक्सिस पे। अब क्या होता है, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? यहां पे प्रेजेंट है अपना निप्पल। अब निप्पल के नीचे बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स का ना ऐसा जाला सा प्रेजेंट होता है, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स का एक जाला होगा। जाले को क्या बोलेंगे? जाले को बोलते हैं प्लेक्सिस। ये किसका जाला है? लिम्फेटिक वेसल का, तो उसको बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल का प्लेक्सिस है। इसका नाम होता है सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। तो सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी जो है, ये एक लिम्फेटिक वेसल्स का एक जाला है जो कि निप्पल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और ये जाला सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लूइड को लेता है और ये ड्रेन किसमें करता है? अल्टीमेटली इंटीरियर लिम्फ नोड जो उसमें अंदर जाके ड्रेन कर देगा, ठीक है। फिर जो डीप लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है ना, वो सारा का सारा लिम्फेटिक फ्लूइड अपन को एपिकल लिम्फ नोड में जाके ड्रेन कर देती है। Am I clear? देन फिर अपन आते हैं आज के अपने आखिरी पार्ट पे, वो है अपना कैंसर वाला पार्ट। देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, होता क्या है मैक्सिमम टाइम अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होता है ब्रेस्ट का, वहां पे अपना कैंसर ऐसा प्रेजेंट होता है। जो कैंसर कैन मे इन्फिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट, देन ब्रेस्ट बिकम फिक्स कॉन्ट्रैक्टेड। अब इसका मतलब क्या है? जो कैंसर सेल जो है अपने स्ट्रोमा में क्या होता है ना, बहुत सारे फैट प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे लिगामेंट भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, उनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इट्स
क्योंकि अपने ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा फैट होता है, स्टोमा होता है, तो ब्रेस्ट क्या हिलता है, उसकी मोबिलिटी बहुत होती है। लेकिन कैंसर सेल आने के कारण क्या होता है ना, जो कैंसर सेल क्या करते हैं, ब्रेस्ट के स्टोमा में बहुत फिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण स्टोमा थोड़ा कलक्स हो जाएगा और फिर ब्रेस्ट की मोबिलिटी कम हो जाती है। अब बेटा जमाना बदल गया है, अब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्लिनिकल भी पूछेंगे, रीजनिंग भी पूछेंगे, तो ये रीजनिंग में पूछा जाता है। दैट इज व्हाई मैंने आपको रीजन बता दिया। अब सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स क्या, अब कितनी बार भगवान ना करे कभी ऐसा हो कैंसर के सेल अगर लिम्फेटिक वेसल्स में आ गए तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड या डीप लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ब्रेस्ट का जो ब्रेस्ट वाला हिस्सा एक अलग ही ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा। पहले तो फूल जाएगा, एडिमा हो जाएगा और ऑरेंज सा दिखने लगेगा, इसे अपन बोल देते हैं ऑरेंज अपीयरेंस। फिर कैंसर यूजुअली अराइज फ्रॉम एपिथेलियल लार्ज डक्ट। अब मेनली जो ब्रेस्ट के कैंसर होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो नेक्स्ट सर्जरी में अपन पढ़ेंगे। एक अपना होता है एपिथेलियम सेल, जो अपनी डक्ट होती है ना, उन्हीं डक्ट में एपिथेलियम सेल होते हैं, वहां पे मेनली कैंसर डेवलप हो जाता है। और दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट। सो होप सो आपको लेक्चर पूरा पसंद आया हो, मैंने पूरा रीजनिंग आपको पढ़ाया। अब राइट नाउ मैं आपको एक और चीज देने वाला हूं, यहाँ पे बोनस। मैं हमेशा आपको ना कुछ बोनस या कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताता रहता हूं। जैसे कि पहली वीडियो में अपन ने क्या जाना था कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, मैंने आपको पूरा बताया था। यूनिवर्सिटी में पॉइंट में लिखना है, हेडिंग में लिखना है, मैंने आपको डायग्राम किन कलर से बनाना है, कलर कोडिंग में बताई थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लिखना कैसे होता है। तो याद रखना, मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, एक सीनियर जैसे जूनियर को गाइड करता है ना, वैसे मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। एक अच्छे सीनियर के नाते मैंने एक चीज लिखी है कि ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम लोग ज्यादा लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। भाई अगर मान लो कोई क्वेश्चन 2 नंबर में आया है और आपने उसमें अगर 2 पेज लिख दिए, तो तुम्हें क्या वो दो नंबर वाले में 10 नंबर मिल जाएंगे क्या? तो ये गलती मत करना। लोग बाग क्या करते हैं, कितनी बार शॉर्ट में 4-4 5-5 पेज लिख देते हैं। तो ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते, आपका टाइम बर्बाद और होता है। अगर कोई 2 नंबर में पूछा गया है तो आधा पेज लिख दो, 4-5 लाइन। अगर 5 नंबर में पूछा है तो 2 पेज में थ्योरी लिखो, फिर बाद में 1 या 2 डायग्राम बना दो। लॉन्ग को 6 से 7 पेज में थ्योरी लिखनी है और 3 पेज में 3 से 4 डायग्राम बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में परफॉर्म करना है, लिखना है। दिस ऑल अबाउट टुडे lecture. So thanks for watching.